Well, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm sure everybody is fine and enjoying the blessings of Muhammad now. आज हमारा एक टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एस्पिरेंट्स जो हैं वो जब भी उन्हें देखते हैं, जब भी वो लिखते हैं, एस्पिरेंट्स को एक ही चीज जो है वो हम सिखाते हैं। एक चीज अगर उन्हें लिखना आ जाती है तो शायद उनका सारे का सारा ऐसे जो है वो ठीक हो जाता। जी हाँ, मैं पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। एस्पिरेंट्स को जब हम देखते हैं, पैराग्राफ से है। पैराग्राफ क्यों इम्पोर्टेंट है? असल में पैराग्राफ लिखना ही हमें सीएसएस का, पीएमएस का ऐसे जो है वो लिखना आता है। पैराग्राफ के अंदर ऐसा क्या होता है? पैराग्राफ हमारे पास जो है वो मजमूआ होता है कुछ लाइनों का। यही वो लाइनें हैं। सीएसएस की अगर हम बात करेंगे तो सीएसएस में हमारे पास जो है वो 25 से 30 के करीब जो है वो सारे के सारे पैराग्राफ हैं। इसी तरह से पीएमएस में हमने 15 से 20 पैराग्राफ को लिखना होता है। तो अगर हम पैराग्राफ लिखना नहीं सीखते हैं या लिखते हैं लेकिन सही तरह से नहीं लिख पाते हैं तो शायद हम अपना पेपर कभी पास नहीं कर पाते हैं। और शायद हमें शायद जो है वो ना भी कहना पड़े, लेकिन ये चीज जो है वो दैट इज फॉर श्योर, इफ यू नॉट टॉकिंग अबाउट, इफ यू नॉट राइटिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ टाइम एंड अगेन इन योर लाइफ, तो इट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग। बहुत से पैराग्राफ को डेली बेसिस पे चेक करने का इत्तेफाक होता है। बड़े काबिल जो है वो एक्सपीरियंस हैं। ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो लिखते हैं जिन्हें पैराग्राफ के बारे में काफी हानो होती है। लेकिन या तो पैराग्राफ के अंदर ही अब्रप्टली चेंज हो जाता है। कई दफा ऐसा होता है कि वो पैराग्राफ पैराग्राफ की शक्ल ही नहीं होती। उन्हें इस चीज का गालिबन आइडिया ही नहीं होता कि पैराग्राफ के अंदर जो है उन्हें किस तरह की चीजों को इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा होगा। हम लाइफ में काफी दफा इन चीजों को पढ़ चुके होते हैं। पैराग्राफ की डेवलपमेंट होगी, अच्छा ऐसे होगा, अच्छा ऐसे होगा। रूल्स हमारी फिंगर टिप्स पे होते हैं लेकिन हम उस पैराग्राफ को डेवलप नहीं कर पाते हैं। और ये इतना बड़ा नुकसान होता है हमें कि इसका खुमियाजा फिर हमें पेपर में फेल होकर जो है अदा करना पड़ता है। जब मैं पैराग्राफ की बात करता हूँ तो मेरी पैराग्राफ से मुराद अपने सीएसएस के, पीएमएस के पेपर में वो कम से कम लिखी गई 5 लाइनें और ज्यादा से ज्यादा लिखी गई 10 लाइनें हैं जो कि एक ही आइडिया के ऊपर बात कर रही हैं। उनके अंदर एक से ज्यादा आइडियाज को डिस्कस नहीं किया जा रहा हो। जब मैं पैराग्राफ की बात करता हूँ तो मेरे नजदीक पैराग्राफ की पहली लाइन जो है वो टॉपिक सेंटेंस होनी चाहिए। टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये है, मुझे सारे के सारे पैराग्राफ में जो बात करनी है वो पैराग्राफ के पहली लाइन पढ़ने के बाद मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये लाइन जो है वो ये बात पूरे का पूरा पैराग्राफ करने जा रहा है। और ये हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। जब मैं पैराग्राफ की बात करता हूँ तो मेरी मुराद ये है कि इस पैराग्राफ के अंदर पहले टॉपिक सेंटेंस, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स और इसके आखिर में एक ऐसी जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए तो इसे अगले पैराग्राफ के साथ इसे लिंक करे। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे जहन में यहाँ पे आता है कि सर ये जो पैराग्राफ है इसको लिखने का क्या कोई तरीकेकार मौजूद है? क्या ये पैराग्राफ ऐसे है, मुझे पॉवर्टी के ऊपर जो है वो एक ऐसे मिला, मुझे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर लिखना है, मैंने 2-4 लाइनें इधर से उठाई, एक राइटर इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इन सबको मिला के मैंने चूंचू का मुरब्बा बना दिया और मैंने फील किया कि ये बेहतरीन पैराग्राफ है। अब जब एग्जामिनर ने उसको पढ़ा तो उसने उस बेहतरीन पैराग्राफ के ऊपर जब एक क्रॉस लगाया तो हमें बड़ा फील हुआ। हमने पहले तो ये सोचा कि वल्लाह ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है ये एक बेहतरीन पैराग्राफ था, एग्जामिनर इस आ गया। एग्जामिनर को पता ही नहीं चल सका, वो मेरे अंदर का फन नहीं समझ सका। पैराग्राफ की डेवलपमेंट करना एक फन है, एक टेक्निक है। और ये उन्हीं लोगों को पता चलता है, ये उन्हीं लोगों को आएगा जो प्रैक्टिस करेंगे और जो अभी सीख लेंगे। सर अगर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ का स्टार्ट हम स्टोरी से करेंगे तो उसमें टॉपिक सेंटेंस कैसे बनेंगे? हाँ, मैंने रिक्वेस्ट की थी कल के लेक्चर में, आप सबको याद होगा। मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या हमारे पास जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है ये हमारे एस्से के अंदर शामिल होते हैं?
इंट्रोडक्शन पार्ट जो है और क्या हमारा जो कंक्लूजन है ये हम ऐसे के अंदर इसको शामिल करते हैं, ये ऐसे का हिस्सा होता है? द आंसर इज नो। हम इंट्रोडक्शन के अंदर जो है, इंट्रोडक्शन की टेक्निक और है, पैराग्राफ की टेक्निक और है। ठीक है, पैराग्राफ में टॉपिक सेंटेंस होगा, इंट्रोडक्शन में आपका टॉपिक सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपकी हुक स्टेटमेंट होगी। ठीक है, बात करते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा जी, पैराग्राफ की डेवलपमेंट मेरी बुराद है। आज का कोई 1.5 घंटे का जो लेक्चर है, ये जिंदगी बदल सकता है। और ये वो वाली जिंदगी नहीं बदलेगा जो अक्सर कहीं पे आपने जगह पे देखा होगा कि ये जिंदगी बदल देगा, ये जिंदगी बदल देगा। ये वाकईतन बदल देगा। ठीक है, ना तो मैं यहाँ पे कोई चूरन बेच रहा हूँ, ना ही आप जो है वो कहीं सरेराह कर रहे हैं। लेकिन एक चीज शर्त है, वो ये शर्त ये है कि आपने बल्कि सारिफ, मेरे पास कोई नाम नहीं है, बल्कि सारिफ के नाम से अपना नेम चेंज करें, जो आपका नाम उन्होंने रजिस्ट्रेशन पे यूज किया है, सो दैट आई विल बी एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। मेरे पास कोई नाम नहीं है बल्कि सारिफ का। अगर है तो उन्हें कहीं अपडेट करें मेरे पोर्टफोलियो में। अच्छा, बेरिक यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। नो वरीज, अगर नहीं किया लेकिन क्लास इन करवा लीजिएगा। ये सारी की सारी जिंदगी बदल सकता है हमारा। एक इससे पहले तमहीद बांधना थोड़ी सी जरूरी है। कुछ हमारे पास जो है 2 तरह के हमारे राइटिंग सेशंस जो है वो चल रहे हैं, और दोनों सेशंस में जो है वो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स अपना काम करते हैं और बेहतरीन काम करते हैं। ऐसा काम जिसमें वो पैराग्राफ की डेवलपमेंट जो है वो उसके बेसिक इश्यूज से निकल चुके हैं ना भाई, क्या इश्यूज हैं, कैसे चल रहा है, कैसा काम चल रहा है। लेकिन पैराग्राफ की सही डेवलपमेंट तक वो भी अभी नहीं पहुंच पाए वो, लेकिन पहुंच जाएंगे। ये पैराग्राफ की डेवलपमेंट करना एक मैकेनिकल काम है, रट्टा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा। पर अगला जो है वो 1.5 घंटा समझाने में गुजरेगा। तो दुनिया माफिया के सारे काम छोड़ के अटेंड कीजिएगा। अगर कहीं मसरूफ हैं तो वो वाला काम कर लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, मैं उन्हें कह दूंगा वो दे देंगे, लेकिन अटेंशन दीजिएगा ताकि CSS CMS में पैराग्राफ लिखना आ जाए। देखो, CSS में सबसे पहले तो जब बैठे हो ना, तो एक टॉपिक आपने चूज कर लिया, और ये टॉपिक जो है हम ठीक ठाक समझ से करेंगे। लाइक वी आर नॉट चूजिंग एनी टॉपिक कि ये वाला हो गया, ये वाला आ गया। उससे पहले हम एक टेस्ट लगाएंगे टॉपिक के ऊपर। पहला टेस्ट हमारे पास होगा डब्ल्यू टेस्ट। डब्ल्यू टेस्ट का मतलब ये है कि क्या हमारा टॉपिक इतना वाइड है, इतना खुला है कि पूरी की पूरी दुनिया के मसले मसाइल इसके अंदर मैं मेंशन कर दूं, खत्म ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर सिर्फ डेमोक्रेसी लिखा हुआ आ जाता है, अब किस किस की डेमोक्रेसी की बात करूंगा। ठीक है, या हमारे पास टॉपिक इतना नैरो है कि उस पर बात ही नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर वो कहता है द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज इन पाकिस्तान। इसका मतलब ये है कि हमारे पास नैरो टॉपिक है, हम एक एवरेज सा टॉपिक चूज करेंगे। इसका मुख्तसर टॉपिक हमने चूज कर लिया। अब उस टॉपिक को चूज करने के बाद उस पर लिखना शुरू किया। अब जो पहली चीज हम करेंगे आउटलाइन के बाद, वो हमारे पास पैराग्राफ होगा। ये वो पैराग्राफ है जो हमारे पूरे के पूरे ऐसे के अंदर 25 से 30 दफा जो है वो ये अमल रिपीट होगा। यानी कि हमारे पास 25 से 30 पैराग्राफ ऐसे हैं जो कि हमने इसके अंदर टोटल किया, जो कि हमने जो है वो उसको टोटल लिखा। अब एक का तरीकेकार आ जाएगा, बाकी 25 से 30 का सबका मेन जो है वो वही तरीकेकार होगा। एक चीज तो ये समझ लीजिएगा कि जो पैराग्राफ की पहली लाइन होगी उसका नाम है टॉपिक सेंटेंस। ये याद नहीं रखनी है, समझना है। ठीक है, पैराग्राफ की पहली लाइन होगी टॉपिक सेंटेंस। और टॉपिक सेंटेंस का मतलब ये है कि भाई आपके दिमाग के अंदर जो आइडियाज जिनको आप बयान करने जा रहे हो, ये पहली लाइन उसके बारे में बतानी चाहिए कि आपने पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर ये वाली बात होगी। और मैं आगे चल के एग्जाम्पल से ये साबित करूंगा। पहली लाइन टॉपिक सेंटेंस, जो कि टॉपिक के बारे में हमें डिटेल्स बताएगी। अब इसी टॉपिक के बारे में जो पहले डिटेल्स बताएगी, हमारे पास जो है उसको दूसरे नंबर पे उसमें आ जाएगा मेन आइडिया, और तीसरे नंबर पे आपके पास क्या आ जाएगा, मेन आइडिया में आपको मोर इंफॉर्मेशन को ऐड करना। अब ये कैसे होगा, चलिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एक पैराग्राफ जो है ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से उठाया और उसको उठा के लिख दिया। हमें समझना पड़ेगा कि हमारा टॉपिक डिटेल्स मांग रहा है,
जो हम टॉपिक लिख रहे हैं, जो हमने टॉपिक चूज किया है, क्या वो डिटेल्स मांग रहा है, क्या वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, या एग्जाम्पल मांग रहा है। आपको ऐसे का जब टॉपिक चूज करना है तो आप उसको देखने की कोशिश करेंगे कि आपका ऐसे डिमांड क्या कर रहा है। आप डिटेल्स की तरफ जाओगे, आप एक्सप्लेनेशन की तरफ जाओगे, तो व्हाट योर एग्जामिनर इज डिमांडिंग एग्जैक्टली। अब मान लीजिए कि हमें तीनों के ऊपर सीखना है। एक इश्तहार समझते हैं। एक इश्तहार ये है हमारे पास एटलस हेल्थ सेंटर का। हम ना तो हमें इस टेक्स्ट के अंदर को खासी दिलचस्पी है, हमें इसकी चीजों को सिर्फ समझ। तो देखिएगा, मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले अर्ज किया था कि जब पैराग्राफ लिखेंगे तो पहली लाइन जो है वो टॉपिक सेंटेंस होनी चाहिए, जो कि वो चीजें एक्सप्लेन करे जो सारे के सारे पैराग्राफ के अंदर मेंशन है, सारे के सारे पैराग्राफ में। अब पहले जो है वो लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं। यू विल लव वर्किंग आउट एट एटलस हेल्थ सेंटर एंड यू विल लव व्हाट इट डज फॉर यू। हमने ये लाइन पढ़ ली, डन। जिसने ये लाइन पढ़ ली है वो जरा डन लिखते हैं, ताकि हम आगे जैसे जैसे चलेंगे तो हम देखेंगे कि क्या वही चीजें मेंशन है, वही टॉपिक सेंटेंस है, वही चीजें हैं जो हम करना चाह रहे हैं। ग्रेट। You will love working out at the Atlas Health Center and you will love what it does for you. यानी इससे इसमें दो तीन चीजें की हैं। एक तो उसने कहा है कि हम लव करेंगे, ऑब्वियसली हम पसंद करेंगे। दूसरे नंबर पर उसने ये कहा कि जो हम आपके लिए करते हैं वो भी आपको अच्छा लगेगा। अब सारे का सारा पैराग्राफ अगर इन दो चीजों से हट जाता है तो इट मीन्स कि ये पैराग्राफ एक अच्छा पैराग्राफ नहीं है। राइटर को जो है वो अपनी स्किल्स को दोबारा से देखना पड़ेगा। अब दो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, आपने मेरे साथ मिलके देखना है कि क्या ये एक अच्छा लिखा हुआ पैराग्राफ है या एक बुरा लिखा हुआ। दो चीजें उसने बता दी और दोनों चीजें क्या उन्हीं के साथ रहता है या उनसे हटता है। वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सरसाइज इक्विपमेंट इन large air conditioned room. You can work out alone or with the help of one of our professional personal trainers. If you like exercising with friends, join an aerobic or swimming class. I even try kickboxing. Our staff nutrition experts are always on hand to talk with you about the health issue. When you have finished, you can relax with a whirlpool bath or a sauna. Come and exercise with us at the Atlas, and you will soon be feeling strong and looking good. अब मुझे जरा गाइड कीजिएगा, एक एक लाइन देखते हैं। तो एक एक लाइन क्या उसके मुताबिक है। वी हैव स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सरसाइज इक्विपमेंट इन लार्ज एयर कंडीशन रूम। यू कैन वर्क आउट अलोन और विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ आवर प्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनर। ये लाइन क्या टॉपिक सेंटेंस जो है वो उससे रिलेटेड है जो बात उसने बताई? यस और नो। वी हैव, जो उसने कहा जो यू विल लव वर्किंग आउट एट द एटलस हेल्थ सेंटर, क्या ये उससे रिलेटेड है ये लाइन? इसका मतलब है ये व्हाट इट डज फॉर यू इफ यू लाइक एक्सरसाइजिंग विद फ्रेंड्स। तो क्या ये अगली लाइनें जो हैं वो सारी की सारी उसी चीज से मुतालिक हैं जो उसने टॉपिक सेंटेंस में बता दी एटलस हेल्थ सेंटर के बारे में? और जो डिटेल्स उसने बताई क्या सारे के सारे पैराग्राफ में वही बात कर रहा है, क्या कुछ इधर उधर गया? द आंसर इज कि वो एक ही टॉपिक के साथ टिक रहा और उसी के साथ टिक होने की वजह से हमें जो है वो एक पैराग्राफ मुनज़्ज़म फॉर्म में नजर आता है। एक चीज और देखने की कोशिश कीजिएगा, लम्हा भर के लिए मैं कुछ लाइनें इसमें से ड्रॉप कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने दरमियान से ये सारी की सारी लाइनें जो है वो ड्रॉप कर दी। सब की सब लाइनें ड्रॉप करने के बाद मैं चाहता हूँ अभी अब सिर्फ इस लाइन पे ऊपर फोकस करें। कम एंड एक्सरसाइज विद अस एट द एटलस एंड यू विल सून बी फीलिंग स्ट्रांग एंड लुकिंग गुड। मुझे बताइएगा, अगर मैं दरमियान से लाइनें निकाल भी देता हूँ, पहली लाइन जो हमारे पास टॉपिक सेंटेंस है और ये वाली लाइन जो हमारे पास कंक्लूजन है, इन दोनों के अंदर आपको वो रबत नजर आता है, वो चीज नजर आती है, वो ताल्लुक नजर आता है कि जो पहले उसने टॉपिक सेंटेंस में बात की उसने वही बात उसी पैराग्राफ के अंदर कंक्लूड कर दी। यस, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। If you have taken a point in the first sentence, that is the topic sentence, it is mandatory for you to end the same at the end of the same paragraph. जो आपने बात शुरू में शुरू की उसी को एंड के ऊपर खत्म करना जरूरी है। अब देखें, come and exercise with us at Atlas and you will soon be feeling strong and looking good.
दैट मीन्स कि अब हमारे पास पैराग्राफ खत्म है। अधूरे वाला यहाँ तक समझ में आई बात? कुछ थोड़ा बहुत पता चल सका? पता चला कि पैराग्राफ हम लिखते कैसे हैं? आई एम श्योर थोड़ा सा पता चला, लेकिन मैंने आपसे क्लास के शुरू में रिक्वेस्ट की थी कि मैं पैराग्राफ को मुकम्मल क्लियर करूंगा, समझाऊंगा कि पैराग्राफ होते कैसे हैं और लिखोगे कैसे। अब हम आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है जी एक चीज, लेकिन और समझ लीजिएगा आगे बढ़ने से पहले, ये डिटेल्स प्रोवाइड करता हुआ पैराग्राफ है। डिटेल्स प्रोवाइड करा, डिटेल्स नॉट नेसेसरली विश्वास। कुछ लोग जो हैं वो छोटा लिखते हैं, वो एक से दो भी लिख सकते हैं, 10 सेंटेंसेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी आप देख लीजिए। सो हमें पहले जहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करनी है वहां पे हम ऐसा पैराग्राफ, अब तो किन किन ऐसे में डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है वो अभी हमारा मौजूद बहस नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिबेट फॉर द मोमेंट, बट ये हमारे पास पहला है। तो डिटेल में हमने बताया, हमने डिटेल्स बताना शुरू कर दी, ठीक है, कि क्या क्या होगा डिटेल्स में बताया हमने जो है वो, ठीक है। हमने ये भी बताया कि एक्सपर्ट्स होंगे, ये सारी की सारी चीजें। तो कुछ मसले, कुछ मसाइल, कुछ चीजों पर अगर आप बात करते हो, डिटेल्स में बताना चाहते हो, अपने पैराग्राफ को 3 तरह से लिख सकते हो। डिटेल में चले जाओगे, एक्सप्लेनेशन में चले जाओगे, एग्जाम्पल में चले जाओगे। अब हमें यहाँ तक चीजें क्लियर हो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक पैराग्राफ हमने डिटेल वाला देखा। अब मुझे जरा आप हेल्पफुल कर सकते हैं एक एक्टिविटी मुकम्मल करने में? मुझे उसने कहा है कि टॉपिक सेंटेंस बताइए इसमें से कहाँ पर है। तो टॉपिक सेंटेंस बता सकते हैं आप, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो मेरा ख्याल है मैंने पहले ही आइडेंटिफाई किया है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस को फिर हम जो है वो यहाँ पे छोड़ते हैं। मुझे कुछ डिटेल्स आपसे जाननी है, क्योंकि इस पैराग्राफ में हमने डिटेल्स बताई हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसमें डिटेल कौन कौन सी वाली बताई है? डिटेल कौन सी बताइए, पहली डिटेल जो उसने ऐड की है वो कौन सी है इस पैराग्राफ में? क्योंकि ये पैराग्राफ डिटेल में बात कर रहा है, तो पहली डिटेल कौन सा वाली है? पहली डिटेल जो है वो हमारे पास जो पहली डिटेल है वो है हमारे पास एक्सरसाइज इक्विपमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सरसाइज इक्विपमेंट। वेट हो गया जी हमारे पास, स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सरसाइज इक्विपमेंट है। दूसरी डिटेल हमारे पास क्या है? दूसरी डिटेल क्या है? दूसरी डिटेल हमारे पास क्या है? एयर कंडीशन रूम, ठीक है। तीसरी डिटेल हमारे पास क्या है? यू कैन वर्क आउट अलोन और विद योर हेल्प। फोर्थ वन क्या है हमारे पास? फोर्थ डिटेल क्या है हमारे पास? न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, जिनसे आप बात कर सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास क्या है? इसके साथ साथ जो है, बल्कि ये भी डिटेल है, एडोबिक्स है वो हमारे पास, स्विमिंग क्लास। ये डिटेल्स हैं जो आप अपने पेपर के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे हम मूव ऑन करते हैं। जब हमें ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक दिया जाता है तो हमने अल्लाह का नाम लेकर रेंडमली शुरू हो जाना होता है, तो बस अब इसके ऊपर मैं लिखूंगा। हम क्या करते हैं, अपने दादाजी के जमाने से पता चलता है कि सर ने कहानी याद करवाई थी, कहा था एंटीडोट से शुरू हो सकता है, स्टोरी से हो सकता है, तो हम उससे ही शुरू कर लेते हैं। वो तो चलो इंट्रोडक्शन को तो शुरू किया, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद आगे जो डिटेल्स हैं वो कुछ भी पुट नहीं करते हैं। हम लोगों को नहीं पता होता कि पैराग्राफ की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। तो ये पहला तरीकेकार है 3 तरीकों में। आगे देखते हैं दूसरा बात हमारे पास जो मेथड क्या है। दूसरा मेथड है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन, ये लफ्ज हमने जिंदगी में इतनी दफा सुन रखा होता है कि हमें इसको देख के लगता है कि वल्ला ये तो बहुत आसान है, इसके ऊपर तो हमें बात करने की जरूरत नहीं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होता है, तो पढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर जो है वो हम आगे चलेंगे मजीद।
An explanation tells the reader what something means or how something works. In this paragraph, underline the topic sentence, then answer the questions. A stitch in time ध्यान saves से 9. My mother. ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ वहां पे लिखोगे जहाँ पे अपने रीडर को ये समझाना है कि कोई चीज काम कैसे करती है। ध्यान से समझना, किसी सिस्टम की बात करना चाहते हो, किसी चीज पे कोई एक्सप्लेनेशन उसको समझाना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे बात करना चाहते हो, स्टार्ट पे, एससीओ पे, उनके कामों पे, कोई सिस्टम नया आपके वजीर आजम ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, कोई डेवलपमेंट टीम है, उसके बारे में लिखना है, वहां पे एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ लिखोगे, वहां पे डिटेल वाला नहीं लिखोगे। ठीक है, रीडर को ये बताएगा कि कोई काम कैसे होता है। अब देखो, ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ हमने कैसे लिखना होता है। इसको देखते हैं जी प्लीज। A stitch in time saves 9. My mother, who likes sewing, used this simple saying to teach me the value of working on problems when they are still small. Originally, the saying referred to sewing. If you have a small hole in a shirt, you can repair it with one stitch. But if you wait, the hole will get larger and it will take you 9 stitches. This simple sentence reminds me to take care of small problems before they become big problems. थैंक यू सो मच। अच्छा, अब एक काम ना और कीजिएगा प्लीज, अपने कमरा जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हैं ना, वहां पे एक बड़ा सा चार्ट बना लीजिएगा जो आपकी आंखों के सामने रहे और आपको याद दिलाता रहे। वहां पे एक तरफ जो है वो लिख लीजिएगा, जरा ऊपर ऐसे लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है वो जनाब पैराग्राफ की टाइप्स लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो डिटेल्स वाला लिख लीजिएगा, मुमकिन हो सके तो डिटेल्स में जो है किस तरह के ऐसे आते हैं, मैंने वो ऑलरेडी बताया कि उस पर मैं बात करूंगा। दरमियान में एक्सप्लेनेशन और यहाँ पे एग्जाम्पल। और इसको जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा कि मुझे पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ 3 तरह के होते हैं, मुझे ये भी देखना होगा कि कौन सा पैराग्राफ मुझे काम पर करना। ठीक है, ये वाला जो है वो लिख लीजिएगा। अब ये सोचते जागते, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे एस्पिरेंट्स को जानता हूँ, दे हैव कंप्लीटेड देयर क्लासेस अ नंबर ऑफ टाइम्स बट दे आर नॉट यूजिंग द पैराग्राफ टेक्निक। दे डू नॉट नो, वो भूल जाते हैं मुझे एक्सप्लेनेशन पे जाना है, मुझे जो है वो इस वक्त डिटेल्स पे जाना है मुझे। और ये क्यों भूलता है? बिकॉज प्रैक्टिस इज नॉट देयर। They're not doing the practice. They're feeling like, all right, I have memorized everything, so I'm all ready to go. So now I'm all ready to launch myself. What happens when he or she launch herself? प्रॉब्लम क्या हो जाएगा जो आपको ऐसे माजी की याद दिलाता रहे कि मुझे इस सीख रहना, ये आपका ऐसे बात करवाने में काफी हेल्प करेगा। पहली चीज जो उसने आपसे पूछी है, उसके बाद जो है राइटर। अभी आपने पहले वाला एक पैराग्राफ पढ़ लिया और आपको पता चल चुका है कि जो राइटर के दिमाग की मेन जो बात होती है, वट एवर ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट, वो ऐसे की एक लाइन में होती है। वो पूछता है कि राइटर बताना क्या चाहता है। आप ये बताइए कि राइटर, अब ये यहाँ पे जवाब नहीं है, जवाब आपका अपना होगा और एक ही लाइन में होगा। वो क्या बताना चाहता है? इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा, आप पेपर में बैठे हुए हो, ये लिखने वाला बताना क्या चाहता है? क्या वो कहना चाहता है आपको? To say solve small problem. Okay. Work on small problem. Okay. Working on time. Wait. Importance of working on time. Excellent. जो साइलेंट है, अगर वो भी यहाँ पे लिख देंगे, बिलीव मी आपका बहुत फायदा होगा। टाइम इम्पोर्टेंट, सॉल्व प्रॉब्लम बिफोर इट बिकेम बिग। ओके, द सिंपल इज दैट, आप सबके जहन में एक ही बात आई है, मिलती जुलती बात आई है, और वो बात किस वजह से आई है? वो बात इस वजह से आई, इस वजह से आई। इसी वजह से आपको पता चला ना कि वो ये बात करना चाहता है।
यही बात आपका एग्जामिनर चाहता है कि आपको उसको पता चलना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। उसको पता चलना चाहिए, आपका पैराग्राफ की पहली लाइन पढ़ते ही उसे पता चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, a stitching time saves nine. My mother who likes playing used this simple saying to teach me the value of working on problems when they are smart. अब ये मुझे जरा बताइए कि उसने आपके सामने ये एक्सप्लेन किया सारे का सारा जो है वो, तो कहता है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई जो उसने बताया? उसने सारे के साथ समझाया, if you have a small hole in a shirt you can repair it with one stitch but if you wait the hole will get, क्या ये समझ में आया? अगर ये सारी की सारी चीजें समझ में आई तो फिर जो है वो आप क्या कर सकते हो, आप इन चीजों को अच्छे से समझा सकते हो अपने एग्जामिनर को। इज इट फाइन? कुछ पता चल सका? हमारे पास एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ जो है वो क्या होते हैं? कुछ आइडिया हुआ आपको एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ का? ये हमारे पास दूसरी जो है वो मेन टाइप है पैराग्राफ को लिखने। दूसरी तो पहले वाली कौन सी बताई है मैंने? फर्स्ट वन कौन सी बताई है मैंने आपको? वो हमारे पास डिटेल्स है। अच्छा जी, अब देखिए मैंने जो है वो ये कहा, एक पैराग्राफ और मैं पढ़ता हूँ, अब आप सुनिएगा। द process of photosynthesis plants, enabling them to convert sunlight into energy. अब मैंने ये बताया, during this process, chlorophyll, a pigment found in the plant cells, absorbs light energy from the sun. This energy is used to split water molecules into oxygen, वगैरह वगैरह वगैरह। अब मैंने सारे के सारा फोटोसिंथेसिस सारे के सारे पैराग्राफ के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, वो मेरे पास एक्सप्लेनेशन कहलाती है। So this is the thing that I want कि आप इसे समझें। हमारे पास जो है पहला डिटेल और दूसरा जो है वो हमारे पास एक्सप्लेनेशन वाला पैराग्राफ है। अब तीसरा पैराग्राफ हमारे पास है वो है हमारे पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को कैसे आप कोट करेंगे? एग्जाम्पल जो है वो आप कब यूज करते हो? एग्जाम्पल आप तब यूज करते हो जब आप जो है वो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग या किसी इवेंट को सपोर्ट करता हो, किसी आइडिया या स्टेटमेंट को जो है वो सपोर्ट करता है। नो, ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। वो मैंने पैराग्राफ आपके सामने पुट नहीं किया, वो इसलिए कि आप अभी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आई विल डेफिनेटली शो इट। इट्स नॉट अ डिटेल। डिटेल हमारे पास एक और चीज है, उसमें हम मल्टीपल चीजें बता रहे होते हैं, दिस दैट। उसमें आप एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, वो फोटोसिंथेसिस है। उसमें आप उससे हट नहीं रहे हो। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आपने एक्सप्लेन किया, जैसे इसने यहाँ पे बताया कि किस तरह से एक स्टिच जो है वो इन टाइम सेव नाइन, उसने उसी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, डिटेल्स के बारे में और एक्सप्लेनेशन के बारे में कंफ्यूज नहीं हो जाना। जिसमें आपका राइटर जो है, आपका रीडर जो है, वो उसको आप एक ही तरह की डिटेल दे रहे हो और वो डिटेल्स ये हैं कि उसमें आपने इसको सिर्फ एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने में, डिटेल्स देने में फर्क था। डिटेल्स में क्या है, आप ये भी बताओगे जी ये भी है, ये भी है, ये भी। एक बच्चे ने गलती कर दी, आप उससे एक्सप्लेनेशन मांगोगे ये क्यों हुआ, अब वो सिर्फ उसी गलती की बताएगा। डिटेल्स मांगोगे, दुकानदार से डिटेल्स मांगते हो कि आपके पास क्या क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, वो डिटेल्स होती है। तो ये दोनों के दोनों मुख्तलिफ है। हम मजीद इनकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस। मजीद जो है वो हमारे पास थर्ड है जी। जब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करनी, आप पाकिस्तान को वोट करते हो,
पाकिस्तान के किसी प्लेस की बात करते हो, थिंग की बात करते हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे लिखना है आपको, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर बात करनी है, ठीक है, आपको यूएस की सोवियत यूनियन के साथ वॉर पे बात करनी है, चाइना के साथ वॉर की बात करनी है, जहाँ पे आपको प्लेसेस, पर्सन या इवेंट के बारे में बात करनी है, तो उनके बारे में स्टेटमेंट देनी है, वो हमारे पास वहां पे हम एग्जाम्पल्स को यूज करते हैं। अब एक एग्जाम्पल जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। टॉपिक सेंटेंस हमारे पास टॉप पे है, ये टॉपिक सेंटेंस देगा, उसके बाद यहाँ से कहानी तब्दील हो जाएगी, यहाँ से या तो डिटेल्स हो जाएंगी, यहाँ से यहाँ हमारे पास एक्सप्लेनेशन हो जाएगी या एग्जाम्पल हो जाएगी। अब चलिए जरा देखने की कोशिश करते हैं कि इसने किस तरह से किया। जी प्लीज पढ़िएगा इवन व्हेन ना। Even when a first date is a disaster, a couple can still become good friends. For example, my first date with Greg was terrible. I thought he was coming to pick me up at 6:30, but instead he came at 6. I didn't have time to do my hair and my makeup looked messy. When I got into his car, I scraped my leg against the car door and tore my tights. Next, he took me to an Italian restaurant for dinner, and I accidentally dropped some spaghetti on my shirt. Then we went to a film. Greg asked me which film I wanted to see, and I chose a romantic comedy. He fell asleep during the film, and I got angry. Now that Greg and I are good friends, we can look back and laugh at how terrible that first date was. अच्छा जी, इस पैराग्राफ को आपने जो है वो एक दफा गौर से खुद से देखा और आपने समझने की कोशिश की कि इसके अंदर जो राइटर है वो एक चीज यूज कर रहा है और वो है आपके पास एग्जाम्पल। एग्जाम्पल उसने बड़ी फर्स्ट लाइन इस्तेमाल कर ली टॉपिक सेंटेंस पर। फॉर एग्जाम्पल, माय फर्स्ट डेट विद ग्रेग वाज टेरिबल। अगर आप इस पे गौर करें और इसको गौर से समझने की कोशिश करें, ये सारी की सारी एग्जाम्पल ये हमारे पास तीसरा तरीकेकार है किसी भी पैराग्राफ को डेवलप करने का। बट आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू जो मैं पूछना चाहूंगा। आप क्या समझते हैं कि ये हमारे पास जो राइटर ने कुछ पर्टिकुलर चीजें एग्जाम्पल्स हैं वो इस्तेमाल किए पैराग्राफ को यूज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसमें ये एक एम्पल तरीकेकार है, ये एक बेहतरीन तरीकेकार है, या आप समझते हैं कि डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन अच्छा है? आई एम आस्किंग अबाउट योर फेवरेट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन। क्या लगता है कि क्या यही अच्छा है इवेंट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल था, या हम इवेंट को किसी तरह से एक्सप्लेनेशन में कवर कर सकते थे या डिटेल में कवर कर सकते थे? कोई पर्टिकुलर इवेंट हमें बताना है तो उसके लिए हम एग्जाम्पल्स ही हमें चूज करनी थी और हमने ये गलत नहीं किया कि एग्जाम्पल्स वाले को लिया। तो व्हाट आर योर पॉइंट्स ऑफ व्यू? इज इट फाइन? अच्छा है या नहीं अच्छा? some people they're saying example जो है वो suitable है, alright। कुछ लोग जो हैं वो खामोश हैं, मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि शायद जो है वो खामोश नहीं रहना ही जो है वो बेहतर है। अच्छा, अब हमारे पास जो है एग्जाम्पल जो है वो इसके लिए इसलिए अच्छा है कि हमारे पास यहाँ पे एक इवेंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ये यही हमारे पास होना चाहिए। अब जरा मुझे ये बताइएगा, एक टॉपिक मैं आपको देता हूँ, इसके ऊपर डिटेल्स वाला पैराग्राफ लिखा जाएगा, एक्सप्लेनेशन वाला या एग्जाम्पल वाला? अगर तो समझ में आ गया फिर तो बड़े अच्छे से बता दोगे, ठीक है, और इसका आंसर जरा ऑनेस्टली देने की कोशिश कीजिएगा ताकि प्रैक्टिस हो सके। व्हाट फ्रीडम मीन्स टू मी, व्हाट फ्रीडम मीन्स टू मी। क्या लगता है कि इसके ऊपर हम जो है वो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इसके ऊपर हम डिटेल्स देंगे, इसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे? व्हाट फ्रीडम मीन्स टू मी। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। निश्वर साहिबा जरा समझने की कोशिश कीजिएगा टॉपिक को। आई थिंक आपको शायद रिवीजन जो है वो करनी पड़े कि फ्रीडम में हम जो है वो जब फ्रीडम की बात करते हैं तो क्या हम डिटेल्स देते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, या हम जो है वो एग्जाम्पल्स को ले सकते हैं? वेरी गुड फॉर दोज पीपल। हम दो इसमें जो है वो मूव ले सकते थे।
अगर इस तरह का CSS CMS में कोई टॉपिक आता है, इधर हम उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन में जा सकते हैं, या दूसरे नंबर पे हम जो है वो एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में जो है वो ले सकते हैं और मुख्तलिफ जो है वो तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 2, एन अनयूजुअल हॉलीडे। अनयूजुअल हॉलीडे, अनयूजुअल हॉलीडे। एक तो आपने बता दिया मुझे एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं कहता हूं कि दो दो तरीके का हर एक के लिए जो है वो चलते हैं। एग्जाम्पल हो गया, फाइन, बहुत फिट है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। दूसरा क्या हो सकता है? एक्सप्लेन हो सकता है या डिटेल्स हो सकता है। एक हो गया एग्जाम्पल, दूसरा एक्सप्लेनेशन या डिटेल में बताएं क्या जाएगा। एक्सीलेंट। दूसरा हमारे पास डिटेल्स होगी, ठीक है, और हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसको जो है हम किसी को आंसर नहीं दे रहे हैं। वेडिंग इन माई कंट्री, एक्सप्लेनेशन, details are example. Wedding in my country, wedding, समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। वेडिंग इन माई कंट्री टॉपिक है, जरा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। शादी है आपकी कंट्री में, आप क्या करोगे? उसकी एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करोगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करोगे, या उसकी डिटेल देने की कोशिश करोगे? एक ही आंसर है इसका। एग्जाम्पल जो है या डिटेल, दो दो आंसर नहीं दीजिए, एक आंसर है इसका, एक ही आंसर होगा। अच्छा, पहले मुझे बताएं, किसी को लगता है कि एक्सप्लेनेशन हो सकती है? यस और नो, आपको लगता है एक्सप्लेनेशन हो सकती है? यस और नो, एक्सप्लेनेशन हो सकती है। अच्छा जी, अगर मैं लिखूं वेडिंग इन माय फैमिली, अब बताइए अब क्या होगा? वेडिंग इन माय फैमिली या वेडिंग इन आवर फैमिली जो है वो, ये क्या होगा? इवेंट हो गया। अब हम इसकी क्या जो है वो दे सकते हैं? हम यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो दे सकते हैं। बट वेडिंग्स इन माय कंट्री, वेडिंग्स इन माय कंट्री जो है वो, अब बताइए जरा, एक ही आंसर है, एक ही पुट करोगे, ज्यादा नहीं होंगे इसमें, जो है ज्यादा नहीं होंगे। वेडिंग्स इन माय कंट्री, हम जो है वो एक तरफ जाएंगे, वो डिटेल्स होगा, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। जब हमें किसी चीज के बारे में डिटेल्स बतानी होती है कि हाँ ये मल्टीपल चीजों के बारे में, वेडिंग, अब पंजाब वालों के अंदर कल्चर कुछ और है, सिंध के अंदर और है, बलूचिस्तान के अंदर और है, और हर एक कबीले के अंदर जो है चीजें बदल जाती हैं। तो यू विल हैव टू प्रोवाइड अ डिटेल। एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो, एग्जाम्पल्स नहीं कोट कर सकते हो, कितनी एग्जाम्पल्स कोच करोगे? वो तो टाइम आपके पास कम होता है। तो आपको डिटेल्स कुछ करनी है, यही चीजें जो है वो आपको चूज करनी है। Why I do not like swimming? जी, नंबर जो हमारे पास डी है, Why I do not like swimming, डी लिख के आंसर दीजिएगा जरा इसका। मैं स्विमिंग क्यों नहीं पसंद करता, क्या लगता है इस पे? आप एक्सप्लेनेशन देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, डिटेल्स देंगे, क्या करेंगे? Why I do not like swimming, एक ऐसे है, एक मजमून है, ठीक है, ये कोई आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा। एक मजमून का टाइटल है व्हाई आई डू नॉट लाइक स्विमिंग, तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देंगे, डिटेल्स देना शुरू कर देंगे, या एग्जाम्पल्स देना शुरू कर देंगे। ऐसे टॉपिक जिनमें हमें वो अपनी वजह बताना चाहता है ना, तो वो मल्टीपल चीजें बताएगा कि वो क्यों क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में उसने एक चीज आपको समझानी है, ठीक है। यहाँ पे अगर वो चाहे तो मल्टीपल रीजन जो है वो बता सकता है, ठीक है। हम जो है इसके अंदर दो चीजें पुट कर सकते हैं, या तो हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं या हम डिटेल्स ले सकते हैं। समझ नहीं आया? नो वरी, मजीद क्लियर हो जाता। द आइडियल जॉब, आइडियल जॉब, ये आइडियल जॉब तुम्हारी है तो क्यों है? व्हाट इज द आइडियल जॉब, क्यों समझते हैं कि कोई आइडियल जॉब है? क्या एग्जाम्पल्स पुट करेंगे, डिटेल्स देंगे, या एक्सप्लेनेशन देंगे आइडियल जॉब के लिए?
एक्सप्लेन। हम जो है आइडियल जॉब के लिए एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स दोनों दे सकते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है वो हम इसके लिए दे सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है कुछ एक्टिविटी है, और एक्टिविटी क्या है हमारे पास, एक पैराग्राफ हमने जो है वो डेवलप करना है। वो कहता है कि कोई सा अपनी मर्जी का सीएसएस के 2023 वाले पेपर में से पैराग्राफ उठाना है। 2023 का जो पैराग्राफ है उसमें से कोई भी टॉपिक उठाओ और उसके ऊपर अपना एक पैराग्राफ जो है वो डेवलप करो। ठीक है, अपना एक पैराग्राफ डेवलप करो और इसको अपने ग्रुप के अंदर जो है वो आपने भेजना। अब वो आप चाहो डिटेल्स वाला ले लो, एक्सप्लेनेशन वाला ले लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने एक पैराग्राफ जो है वो डेवलप करना। नेक्स्ट, हमने एक पैराग्राफ शुरू तो कर लिया, लेकिन खत्म कैसे करना है। ठीक है, खत्म कैसे करेंगे जी, प्लीज विश्वास जरा पढ़िएगा। How to end paragraph. The the final sentence of paragraph is called concluding sentence. It sums up the main points or restates the main idea in different way. A sentence that sums up the paragraph reminds the reader of what the writer's main idea and supporting points were. A sentence that restates the main idea should give the same information in a slightly different way, perhaps by using different words or by using different word order. A concluding sentence should not introduce a new point. तीसरे नंबर पे हमारे पास आ गया कि हमने एंड कैसे करना, उसको खत्म कैसे करना। खत्म करना इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जो है ये है फाइनल पैराग्राफ। फाइनल पैराग्राफ, अब ये सॉरी फाइनल सेंटेंस जो है वो एक पैराग्राफ का जो फाइनल सेंटेंस है वो हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो कहलाता है। अब कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो सारे के सारे पॉइंट्स को, मेन आइडियाज को वो आपका रीस्टेट करेगा। याद होगा जब मैंने पहला पैराग्राफ आपको बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जरा पहली लाइन और एंड वाली लाइन देखते थे, आपको ये पता चलेगा कि वो वही मेन पॉइंट को रीस्टेट करता है। चलिए एक दफा इस एक्टिविटी को दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। आइए इस पैराग्राफ के ऊपर चलते हैं। ये जो पहले वाली लाइन है हमारे पास, इवन व्हेन फर्स्ट डेट इज अ डिजास्टर, अ कपल कैन स्टिल बिकम गुड फ्रेंड्स। अब ये लाइन आपने देखी, अब ये सारी की सारी या तो आपने उस इवेंट को एक्सप्लेन किया, या आपने उसकी एग्जांपल्स दी, या आपने उस इवेंट के साथ जो है उसके उसकी डिटेल्स, एग्जांपल्स या एक्सप्लेनेशन दे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि एक रबत, एक ताल्लुक नजर आना चाहिए आपकी पहले और आखिर वाली लाइन में, जो कि यहाँ पे मौजूद है। Even when the first date is a disaster, a couple can still become good friends. Know that Greg and I are good friends. We can look back and laugh at how terrible that first date was. Do you feel कि उसने जो बात यहाँ पे आइडिया शुरू किया, जो क्वेश्चन उसने यहाँ पे पोज किया, उसको उसने आंसर दे दिया, डिटेल्स उसने यहाँ पे एंड पे बता दी। ये वो चीज है, यस और नो, समझ में आ रहा है? पता चल रहा है कि किस तरह से उसने पहले जो है वो पॉइंट है टॉपिक सेंटेंस में हमारे पास जो चीज है उसको उसने कंक्लूडिंग सेंटेंस के अंदर जो है वो खत्म कर दिया। अब ये चीज हमारे पास कहलाती है कोहेरेंस, ये चीज कहलाती है फ्लो, ये चीज कहलाती है कि जब आप लिख रहे होते हो तो आपको इन तमाम चीजों को न सिर्फ देखना है बल्कि ध्यान कि वो पहला पॉइंट है जो आपको पता चलता है ऐसे के बारे में। अब कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में और कौन कौन सी वाली चीजें होंगी जो कि आप इनको देखोगे। अब देखो, पहला तो ये है जनाब कि वो आपके सारे के सारे आइडिया को समझ कर दे। जो आपने शुरू में बात की थी उसी बात को खत्म कर दो, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से। उसी बात को खत्म करोगे लेकिन तरीकेकार इस दफा थोड़ा सा चेंज होगा। एक ऐसा सेंटेंस जो आपके रीडर को बता रहा है कि आपका मेन आइडिया क्या था, और आपने सारे के सारे पॉइंट को जो है वो वहां पे क्लोज कर। एक सेंटेंस जो कि रीस्टेट करता है, जो कि ये बताता है वही इंफॉर्मेशन जो आपने पहले दी लेकिन स्लाइटली डिफरेंट वे में। वही इंफॉर्मेशन जो पहले दे चुके हो टॉपिक सेंटेंस में थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन वही दे रहा है। स्पीकिंग टाइम page 9, my mother who likes swing used this simple saying to teach me the value of working on small problems when they are small. ये बात उसने शुरू में की,
अब वही बात उसने यहाँ पे एंड करी, द सिंपल सेंटेंस रिमाइंड्स मी टू टेक केयर ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम बिफोर दे बिकम बिग प्रॉब्लम। ओके, आई एम श्योर कि यहाँ तक जो है वो हम चीजें समझ चुके हैं। ठीक है, वी नीड पैराफ्रेज। थैंक यू सो मच। पैराफ्रेजिंग जो है वो हमने की। अब जी हम यहाँ से आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले हम एक काम करते हैं, और वो काम ये करते हैं, अब चूंकि हमने एक पैराग्राफ को लिखना सीख चुके हैं, हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। अब आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, सबमिट करवाएंगे, और हम जो है वो देखेंगे कि आपने जो पैराग्राफ लिखा है वो कैसा पैराग्राफ है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आया, द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन, और हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए मिलते हैं। अगर यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो हम आगे चलते हैं हमारे सेकंड सेक्शन की तरफ, जिसमें हम जो है वो कुछ इडियम्स को याद करने की कोशिश करें। और यहाँ पे मैं आपके साथ पास एक असाइनमेंट छोड़ने जा रहा हूँ, और वो ये है कि हमने 2023 का पेपर उठाना है और उस पैराग्राफ को लिखना है। उसके ऊपर ये जो 3 पैराग्राफ हमने सीखे हैं, याद नहीं की, सीखे हैं, इन टिप्स एंड ट्रिक्स को हमने यूज करना। 3 तरीके हैं, तीनों में से जो उस पैराग्राफ की डिमांड है वो आपने जो है वो उसके ऊपर लगा। और ये पैराग्राफ मुकम्मल करने के बाद नीचे जितने टॉपिक थे, आप बताओगे कि इसको डिटेल से हल किया जा सकता था, इसका एक्सप्लेनेशन से, इसको जो है वो हम एग्जाम्पल से, और इनकी कैंप स्टैंप कापी अपने ग्रुप के अंदर भेजोगे। ठीक है, असल में मेरी ना उर्दू वाले मैसेज को पढ़ने की इतनी अच्छी नहीं है रीडिंग सिद्रा। सर एग्जाम्पल इंट्रो में एग्जाम्पल सीए नहीं मैं समझता था, करंट अफेयर्स अगर आप सी भी बड़ा लिखते तो मुझे आसानी हो जाती, सीए से दे सकते हैं, काफी इकट्ठा साथ साथ लिखा है आपने। अच्छा, सीए अगर मुराद है, करंट अफेयर्स आपकी मुराद है, तो पहले तो मुझे क्लियर करना ताकि मैं इसको आंसर कर सकूं। अच्छा ठीक, इंट्रोडक्शन में आपने जब इंट्रोडक्शन को शुरू करते हो ना, किसी भी ऐसे का लिखना शुरू करते हो, तो देन आप काफी मल्टीपल तरीकों से देख सकते हो। उसमें एक आपकी जो है वो डिटेल्स है, फैक्ट हैं। स्टार्ट कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स से, आप स्टार्ट कर सकते हो फैक्ट से। अगर करंट अफेयर्स में कोई ऐसी चीज मौजूद है तो आप जरूर जो है वो लिख सकते हो, आप दे सकते हो, लेकिन वो वाकईतन ऐसा होना चाहिए कि वो स्टैट हो, वो फैक्ट हो जो वाकई हैरान कर रहा है। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि 73% वुमेन इन पाकिस्तान आर स्मोकर्स। अब हो सकता है कि बहुत से लोगों के लिए नहीं चीज है, ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर वंस हेल्थ, तो ये हमारे पास एक अच्छी चीज नहीं, ये गलत हो जाए। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ जो है मजीद अगर हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकें, हाँ नहीं बल्कि इससे हम जो है वो कल देखेंगे, अभी हम ईडीएम्स की तरफ जो है वो चलते हैं। ओके जी, ईडीएम्स में हमारे पास जनाब फर्स्ट पे जो है वो ईडीएम आ जाते हैं। लेट मी टॉक अबाउट द ईडीएम, ब्लो वन टॉप। और लास्ट सेक्शन में हम जो है कुछ वोकैबुलरी के वर्ड जो है याद करेंगे। ब्लो वन टॉप, एक बंदा जो है उसका, आपने जो है वो क्या किया, फॉर एग्जाम्पल उसने कैप पहनी हुई है और आपने उस कैप को जो है वो आग लगा दी है। ठीक है, आग लगा दी है, दैट मीन्स कि वो पर्सन जो है वो अब वो हमारे पास एक्सट्रीमली एंग्री है। ठीक है, एक्सट्रीमली एंग्री है वो पर्सन जो है वो हमारे पास, तो ये हमारे पास होगा ब्लो वन टॉप। नंबर सेकंड पे हमारे पास है जो ईडियम, बहुत आसान है, कुक एंड बुल स्टोरी। कुक एंड बुल स्टोरी में हमारे पास क्या होगा, एक ऐसी कहानी जो कि अनबिलीवेबल होती है। कुछ लोग होते हैं ना कि वंस दे आर अवे फ्रॉम यू दे आर नरेटिंग ऑल द टाइम द कुक एंड बुल स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो फजूल होती है। तीसरा हमारे पास ईडीएम है, ये अभी कभी याद करेंगे, स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो बाद में। अभी एक्टिविटी ये है कि इनको अपने मेमोराइज करना। ठीक है, फाइंड वन फीट, एक बंदा है, उसको वो अगर अपने कोई पाँव जो है वो महसूस करता है कि मैंने किसी अच्छी जमीन पे मेरे पाँव आ चुके हैं, इट मीन्स यूर फाइंडिंग योर फीट, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट।
इमेजिन कीजिए एक बच्चा जो है या आप जो है वो कहीं मरी में या कश्मीर में किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी, आप फिसलते चले जाते हो, वहां पे आप ऐसी सिचुएशन जिसमें बार बार आपको जो है वो स्लिप होना पड़ रहा है, यू आर नॉट फाइंडिंग योर फीट। फाइंडिंग वन फीट का क्या मतलब होगा? एक कंफर्टेबल सिचुएशन जो है, एक ऐसी सिचुएशन जो आपके पास जो है वो बहुत मुनासिब है, जिसमें आप नए बिजनेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, कॉल इट अ नाइट, कॉल इट अ नाइट। मिसाल के तौर पर जो है वो मेहनत कर रहे हो आप CSS PMS के लिए, जो है वो क्लासेस ले रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो आपके अब्बाजान जो है या आपकी वालदा कमरे में आती हैं, वो कहते हैं कि तुम सारा दिन सारी रात पढ़ते रहते हो, अब तुम पढ़ाई को खत्म कर दो, तुम्हें आराम करना चाहिए। कॉल इट अ नाइट। नाइट जो है वो अमूमन रेस्ट के लिए जो है वो हम समझते हैं कि बनी, तो नाइट, कॉल इट अ नाइट का क्या मतलब हुआ? तो जब जो है वो आप ये फील करते हो कि नाइट इज फॉर रेस्ट, या आपको कोई कहते हैं कॉल इट अ नाइट, मीन्स कि अब यहाँ पे हम जो है वो काम को खत्म कराएं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि आई एम एग्जॉस्टेड नो, लेट्स कॉल इट अ नाइट। अब हम इसे जो है वो यहाँ पे खत्म करते हैं, कॉल इट अ नाइट। आगे चलते हैं। द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। ये जो आइसबर्ग है ये बेसिकली एक थ्योरी थी, आइसबर्ग जो है ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने जो है वो ये थ्योरी दी थी। जो लोग इंग्लिश से हैं वो जानते हैं, अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है 1899 में पैदा हुआ, 1961 में मर गया था। इसने नोबेल लॉरेट है, ठीक है, इसे नोबेल प्राइज मिला था 1954 के अंदर जो है वो, उस नोवेला के लिए जिसने 1952 में लिखा था, द ओल्ड मैन एंड द सी। चार शादी की फिर उसको अक्सर में खुद को फायर मार के मार लिया था। ये एक थ्योरी देता है, आइसबर्ग थ्योरी। वो थ्योरी ये होती है कि अगर कोई चीज जो है वो आपको ऊपर ऊपर नजर आती है, जैसे बर्फ जो है वो ऊपर ऊपर नजर आती है, लेकिन असल में नीचे जो है वो कुछ और मसला होता है। जैसे हम लोग ये देखते हैं कि कुछ जो है वो चीज जो है हमें टॉप पे नजर आ रही होती है। मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि ये क्लर्क जो है वो बड़ा करप्ट है। जब वो क्लर्क को पकड़ा गया, वो कहता है जी मैं ही क्लर्क जो है वो सिर्फ करप्ट नहीं हूँ, ये देखें इतने पैसे जो है वो AC साहब को जाते हैं, इतने पैसे तहसीलदार के पास जाते हैं, इतने पैसे जो है वो फलां जो जज साहब हैं उनके पास जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्लर्क को पकड़ा, एंड द वेरी रीजन इज दैट वो बता रहा है सारी की सारी चीजों को, वो स्मॉल नोटिसेबल सी चीज आपको लगी थी, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो हम ये कह सकते हैं द करप्शन इन पाकिस्तान, या करप्शन इन पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यहाँ पे तो कहानियां और भी जो है वो चलती हैं। ठीक है, यहाँ पे कहानियां हमारे पास और भी जो है वो गहरी चलेंगी। तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बहुत से पेपर जो है वो ऐसे आएंगे जहाँ पे ये वर्ड जो है वो यूज होता है, बहुत से आर्टिकल्स के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको जो है वो हमें इम्पोर्टेंटली याद करना है। कितने लोग ऐसे हैं जी इनको, जिनको अभी ये सारे के सारे याद हो चुका है? टाइटैनिक शिप ड्यू टू आइसबर्ग, कॉल इट अ डे, कॉल इट अ नाइट, बोथ आर करेक्ट। हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो दोनों सेम ही। लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ नाइट, एक ही मीनिंग है इनका। जो ब्रेक ऑफ करना, रजिस्ट करना, डिसकंटिन्यू करना, हाल्ट कर देना प्रोसेस को। ठीक है, सेम मीनिंग है दोनों का। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। बिलो पार। बिलो पार काफी आसान है, आप बचपन से पढ़ते सुनते आए होंगे। बिलो पार जो नॉर्मल होता है, ठीक है, बिलो पार जो है लोअर देन फ्री वैल्यू, वो हमारे पास बिलो पार होता है। ठीक है, हम जो है वो कह सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू है, जो नॉर्मल मिकदार है, हम जब उससे नीचे महसूस करते हैं, आई एम फीलिंग बिलो पार नो डेज। ठीक है, तो एक जो फिक्स वैल्यू हमारे पास थी, फ्री वैल्यू थी, उससे जो है वो हम नीचे महसूस करते हैं। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। पाकिस्तान के अंदर जो है आजकल नौकरी हासिल करने के लिए कोई पिलर टू पोस्ट आता है, तो इसका मतलब है तो स्ट्राइव हार्ड, सख्त किस्म की मेहनत करना। तो जब आप CSS कर लेते हैं, फिर आपको भी पिलर टू पोस्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, द पोस्टमैन रेन पिलर टू पोस्ट टू गेट द एग्जैक्ट एड्रेस। हैंग अप, अमूमन हम कॉल पे भी इस्तेमाल करते हैं कि आई एम हैंगिंग अप द कॉल, आई एम हैंगिंग अप द फोन।
तो किसी चीज को गिव अप कर देना, सम कर देना, सम अप कर देना, छोड़ देना। टर्न समवन इन, ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। टर्न समवन इन का मतलब होता है किसी बंदे को पकड़ा और उसको हवालात में इन कर दिया, ठीक है। टेक समवन टू द पुलिस स्टेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ जी पुलिस स्टेशन के अंदर जो रहेगा? तो इसका मतलब ये था कि किसी ने फॉर एग्जांपल कोई किसी को जो है वो तंग करता है, हैरेसमेंट का जो है वो केस, तो अब उसने उसको कहा कि लाइक यू नीड टू स्टॉप इट, अदरवाइज आई एम टर्निंग यू टू द पुलिस, ठीक है। शी threatened to turn him into the police if he kept on harassing her, ठीक है। तो टर्न समवन इन का मतलब है कि उसको जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास पकड़ा दिया। बाय एंड बाय का मतलब होता है वही स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस होता है ना। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है स्लो और स्टेडी जो है वो बंदा मूव करता चला जाए। बाय एंड बाय यू विल पास सीएससी, ठीक है, मेहनत से आप इसको कर लोगे। नंबर 11 पे हमारे पास है द टीमिंग मीनिंग। टीमिंग मीनिंग्स का क्या मतलब होता है? टीमिंग मीनिंग्स का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो अपनी फुल लाइफ के अंदर होता है, जो वो काम कर रहा होता है, फुल ऑफ लाइफ है, उसके अंदर जो है वो फुल ऑफ एक्टिविटीज जो है वो हमें नजर आती है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जिसमें लाइफ है, जिसमें एक्टिविटी है, वो हमारे पास होता है द टीमिंग मीनिंग। द टीमिंग मीनिंग, ये ऐसे नहीं है टीमिंग नहीं, टीमिंग मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द लेक्चर all the students were giving the teaming meanings on the topic. All the students were giving the teaming meanings. ये हमारे पास है कि वो फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ एक्टिविटीज है। ये तो आप बचपन से पढ़ते सुनते हैं, किक द बकेट, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना किक द बकेट ऑन 11 सितंबर। तो ये आप जो है वो BUCKET है। तो जब कोई मर जाता है उसको कहते हैं टू पुश द वॉल। कुछ लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, दीवार को जोर से धक्का लगा रहे हैं। तो जब बहुत से लोग मिलकर दीवार को धक्का लगा रहे हैं, इट मीन तो वो बहुत हार्डली कुछ कोशिश कर रहे हैं, बहुत हार्डली कोशिश कर रहे हैं। वो कामयाब हो रहा है या नहीं हो रहा ये अलग बात है, लेकिन वो बड़ी जबरदस्त तरीके से कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, मिलके वो दीवार को बहुत जोर से प्रेस कर रहे हैं, टू प्रेस समवन हार्ड, किसी को बहुत ज्यादा दबाना जो है, ठीक है। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त ऐसे होते थे, वो लाइनों के दरमियान जो है वो कुछ लिख के आपको देते थे और आप जो है उसको आसानी से पढ़ लेते थे। तो रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है वो भी पढ़ लेना, अंडरस्टैंड कर लेना जो कि डीप मीनिंग रखता है, जिससे गहरे मीनिंग होता है, उसको कहते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन। टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है डैगर्स को खींच के रखना, ठीक है, खंजरों को निकाल के रखना। जब आप किसी को ये कहें कि आई एम एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब है कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी है। डैगर्स ड्रॉन दुश्मनी है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान ये दोनों के दोनों कंट्रीज जो हैं वो दे आर एट डैगर्स ड्रॉन बिकॉज ऑफ कश्मीर इशू और कुछ मजीद इशू। टू बी आ ग्रीक, एक ऐसी जुबान जो हमें समझ में ही नहीं आती, वो हमारे लिए ग्रीक होती है, ठीक है। ऐसी चीज जो कि समझना मुश्किल होता है, जैसे बहुत से स्टूडेंट जब लिखते हैं तो उनकी हैंड जो है दैट इज ऑल ग्रीक टू मी, कि वो समझ में नहीं आते, ठीक है। नंबर 17 हमारे पास होगा जनाब, इसको आप अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे जी, सबके सब जो टू स्टैंड ऑन सेरेमनी। टू स्टैंड ऑन सेरेमनी, तो स्टैंड ऑन सेरेमनी का मतलब होता है कि आप किसी जगह पे चले गए, कोई काम नहीं कर रहे हो, आप बस जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या होता है क्या नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं जी मैं तब तक काम नहीं करता जब तक जो है वो बिस्मिल्लाह न की जाए। वो कैसे? आप मजदूरों को कहीं पे लगाएंगे, मैसन मिस्त्री को लगाएंगे, वो कहेंगे कि जी पहले तो जो है आप हमारा मुंह मीठा करवाएं, ठीक है, हम इसमें नई बिल्डिंग की बुनियाद रखने जा रहे हैं। कुछ लोग जब छत डलती है तो वो कहते हैं जी आज दावत का इंतजाम होना चाहिए, वो पता है देखें पकना शुरू हो जाती है। तो स्टैंड ऑन सेरेमनी, तो वो काम ही नहीं करते हैं, वो उसी देर तक खड़े हैं कि जी जब तक ये दावत का इंतजाम नहीं होगा हम नहीं करेंगे काम। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं 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 बस तो स्टैंड ऑन सेरेमनी का मतलब है एक ऐसा पर्सन जो कहता है कि मैं तो ऑब्जर्व करूंगा, सारे के सारे जो हैं, जो राइट्स हैं उनको मैं देखूंगा, ठीक है, राइट्स हैं मैं उनको देखूंगा,
सारे के सारे जो रूल्स हैं मैं उनको देखूंगा। तो अ पर्सन हु स्टैंड्स ऑन सेरेमनी मीन्स कि ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, वो कोई भी काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो स्टैंड ऑन सेरेमनी का मतलब है उसके पास अपनी रीजंस हैं, अपने लॉजिक्स हैं चीजों को करने के लिए, और वो उन्हीं लॉजिक्स को, उन्हीं रीजंस को जो है वो लेके प्रोसीड फर्दर कर रहा। तो स्टैंड ऑन सेरेमनी। अच्छा जी, नंबर 18 पे हमारे पास होगा फ्रॉम द हार्स माउथ। अब घोड़ा जो है, घोड़े के मुंह से तो आप कभी भी कोई चीज नहीं सुन सकते ना, घोड़े का मुंह बड़ा लंबा सा होता है, आपने देखा होगा। तो किसी से ये बात कहना है कि मैंने ये बात घोड़े के मुंह से सुनी है, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो घोड़े के मुंह की बात कर रहा है, उसने डायरेक्टली कंसर्न पर्सन से जो है वो ये बात सुनी है। फिर लास्ट में क्यों आप अभी पूछे सिद्धार्थ साहब, हम रुक के आपके क्वेश्चन को पहले आंसर करेंगे, बिला झिझक होकर पूछें, जितने मर्जी क्वेश्चंस पूछा करें। तो घोड़े का मुंह चूंकि लंबा होता है ना, तो इसका मतलब है कि आपने, जिसने आपको कुछ कोई चीज बताया, ही इज डायरेक्टली द कंसर्न पर्सन जो है वो, ठीक है, वो कंसर्न पर्सन है। मान लीजिए कि आई एम द कंसर्न पर्सन, तो मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ कि जी आज हम जो है वो अपनी क्लास 11 बजे तक लेकर जाएंगे, तो ये हाउस माउस होगा। आप जो है वो ये बता रहे हैं, किसी ने आपको बताया कि जी कल जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, इफ दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर सेरेमनी, तो ही दैट यू हैव लिसनड इट फ्रॉम द हार्ट्स माउथ, ठीक है। तो हार्ट्स माउथ, घोड़े के मुंह से जो है वो एक वफादारी की अलामत भी ये घोड़ा जो है वो समझा जाता है, ठीक है, घोड़ा जो है वो एक वफादारी की भी समझा जाता है। तो ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन वाकई आखिर में पूछना चाहिए था आपको। तो चलें, हम इस पे आखिर में बात करेंगे। टू कैरी द क्रॉस जो है वो, टू कैरी द क्रॉस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो होता है कि जैसे हजरत ईसा के बारे में है, तो अपना जो बोझ है वो हमें खुद ही उठाना पड़ता है, ठीक है। तो हर इंसान को अपना बोझ बर्डन खुद ही उठाना पड़ता है, टू हैंडल आर कूप विद वंस बर्डन। क्या यहाँ तक क्लियर है? कुछ सेकंड्स लीजिए और ये बताएं कि इनमें से कितने आपको जो है वो इडियम्स अभी याद हो चुके हैं। जी, कितने इडियम्स ऐसे हैं जो आपको याद हो चुके हैं? आपको सिर्फ अपने आप को जो है वो रीड आउट करना है और बताना है। 10 जो है वो याद हो चुके हैं, बाकियों को कितने हो चुके हैं? ओके, द रेस्ट ऑफ द पीपल। जो साइलेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो भी इसके ऊपर कमेंट कर सकें। दोज पीपल हु आर कंप्लीटली साइलेंट एंड दे आर थिंकिंग के हमें शायद नहीं कमेंट करना, दे रिक्वेस्टेड कि वो भी इसके ऊपर कमेंट करें अपना। नईम साहब को कंप्लीट याद हो गए हैं, तो हाउ मेनी जीनियस सर देयर जिनको कंप्लीट याद हो चुके हैं? नईम साहब बस। हम्म। ओके, एनीवन एल्स? ओके जी। अब जी हम जो है जरा अनम्यूट करते हैं मैडम सिद्रा साहिबा को, इधर गए हैं तो। इनका एक क्वेश्चन है और ये सवाल ये है कि एग्जाम्पल पैराग्राफ में और एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ में
इन्हें लगता है कि कोई फर्क नहीं है। यही क्वेश्चन है आपका? जी सर। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब मैंने बात की एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल का मतलब था मेरे पास एक स्पेसिफिक इंस्टेंस था, कोई इवेंट था, जैसे हमारे पास उनकी फर्स्ट डेट का इशू था। अब मुझे उसी पॉइंट के बारे में मैक्सिमम जो है वो हमने एग्जाम्पल्स को पुट किया, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये आपसे बात करता हूँ कि मुझे जमीन की ग्रेविटी के बारे में बात करनी है, ग्रेविटी के बारे में मुझे बताना है। तो ग्रेविटी के बारे में मैं कैसे ज्यादा समझा सकूंगा एक्सप्लेन करके, या मैं ये कहूंगा व्हेन यू ड्रॉप ए बॉल इट फॉल्स टू द ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो ज्यादा अच्छा इसके लिए एक्सप्लेनेशन होगा या एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल होगा। देखिए, जब हमें किसी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल पैराग्राफ जो है वो यूज होते हैं जब हमें स्पेसिफिक इंस्टेंस को इलस्ट्रेट करना होता है। एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ होते हैं तब हमें फर्दर डिटेल्स में या ज्यादा रीजनिंग में जो है वो बात करनी होती है, ठीक है, सर ज्यादा रीजनिंग में जी बात सर, करनी। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि वो जितनी वो डिटेल दे रही थी कि उनके ऊपर पहले मैगी वगैरह गिर गया, देन फिर वो वहां गए, तो वो एक ही इवेंट के बारे में कंटिन्यूअसली, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसी को समझाना चाह रही हूँ। फिर एट द एंड उन्होंने यही बोला कि अब बस हम अच्छे दोस्त हैं। तो ऐसे मतलब मुझे मुझे यही लग रहा है अभी भी कि वो सेम है। अभी भी यही लग रहा है आपको? चलिए, जी इसको सर। जो है वो हमारे पास हम ना दोनों पैराग्राफ से दोबारा चलते हैं और हम इस चीज को दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों हमें क्यों सेम जो है वो लग रहे हैं। तो आपके पास की स्क्रीन जो है वो चली गई है, थोड़ा गाइड कर दें, बुक नजर आना शुरू हो गई है? यस सर। ओके, ग्रेट हो गया। ये हमारे पास आ गया जी एक्सप्लेनेशन। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, समझने की भी कोशिश करते हैं हम मिलजुल के ना। एक्सप्लेनेशन, ये जो एक्सप्लेनेशन वाला आपको समझ में आ रहा है, ये क्लैरिफिकेशन है। अब बात समझिएगा जरा, क्लैरिफिकेशन है जो रीजन यानी अकल को इस्तेमाल करते हुए एक इवेंट के बारे में एक पर्सन को क्लैरिफाई कर रहा है। मैं और समझा दूं आसानी से, एक कोटेशन उसने दी, मान लीजिए उसने कहा असिस्टिंग टाइम सेव नाइन। अब वो इसकी क्लैरिफिकेशन देगा कि इसकी असली वजह क्या है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसको सब क्लियर करें, ठीक है। यस सर। इसका जी मकसद ये था कि जो हमारा सब्जेक्ट मैटर था, हमने मजीद आसान डिटेल्स को लिया, उसको ब्रेक डाउन किया, कंप्रीहेंसिबल पार्ट्स बनाए और जो है वो समझाने की कोशिश। तो अकल के साथ in an explanation passage what we are doing, we are providing clarification with detailed insight, ठीक है। इसमें मकसद हमारा ये था। एग्जाम्पल वो है जो हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं है, पहला फर्क, वो क्लैरिफिकेशन नहीं है, उसमें हम अकली तौर पर किसी चीज को क्लैरिफाई करने की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे इसने आपको एज अ रीडर ये इसने बताने की, क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि मेरी माँ जो है वो ये कहा करती थी कि स्पीकिंग टाइम सेव माइंड, ठीक है। अब ये उसने बताया है कि ये सेंटेंस मुझे रिमाइंड करवाता है टू टेक केयर ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम, ठीक है। अब अगर आप गौर जी करें तो ये एक अंडरलाई प्रिंसिपल, ये एडेज है ना, ये कहावत है, स्पीकिंग टाइम सेव माइंड। अब आप जी देखोगे कि सर। वो उसमें वो अंडरलाइन मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करेगा। एक्सप्लेनेशन वाला हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे हमें ज्यादा रीजन, मैकेनिज्म या अंडरलाइन प्रिंसिपल्स को बताना होगा। तो पहले तो आप ये देखें कि क्या ये क्लियर है कि एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या होता है। जी सर, लेकिन अब इससे से एक और सवाल निकला है, वो ये है कि आपने कहा है कि अकली तौर पर क्लियर नहीं कर रहे होंगे हम एग्जाम्पल के ऊपर, एग्जाम्पल में, यही कहा है ना सर आपने? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैं दोबारा बता देता हूँ। जी सर। एक्सप्लेनेशन में हमारा फोकस जो है वो ये होगा कि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्लैरिफाई करना है, और उस पर्टिकुलर नहीं पॉइंट सर, को क्लैरिफाई करते हुए हमने मैक्सिमम। सॉरी टू कट यू, बट आपने एग्जाम्पल वाले पैराग्राफ में ये बताया कि हम वहां पर अकली तौर पर कुछ क्लियर नहीं कर रहे होते हैं, जबकि हम एक्सप्लेनेशन में ये काम कर रहे होते हैं। चलिए, हम ना वन बाय वन जो है वो चीजों को डिस्कस करते हैं। आई थिंक इज बिकमिंग कंफ्यूज। हम जीरो से शुरू करते हैं। पहले हम एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं, अभी जो पहले हुआ वो भूल जाइए। आई थिंक आप कंफ्यूज ओके हो सर। जाएंगे, अभी सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि मुझे किसी चीज को क्लैरिफाई करना, क्लियर, क्लैरिफाई ओके सर। करना।
उसके ऊपर मुझे रीजंस देनी है। जैसे इसने जो है वो ये स्टिचिंग टाइम सेव 9 को क्लैरिफाई किया, क्लियर हो गया, इसने रीजन दी, Yes. इसने इसका एक मैकेनिज्म बताया। अब देख लो मैकेनिज्म जो है ये काम कैसे ये कोटेशन कहती है, उसने उसको एक मैकेनिज्म को उसके अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, इसके इनर प्रिंसिपल्स है वो बताने की कोशिश की। ये जो कहावतें होती हैं, जो भी एक्सप्लेनेशन में, अभी हम इसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे रहेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्लेनेशन में लाइन थी ना, ये जो ये कहावत थी, इसके जो है वो गहरे जी मीनिंग होते हैं। ठीक है, कहावत इसीलिए कही जाती है ना, उसके पास मीनिंग कुछ गहरे होते हैं। यस सर उसने यहाँ पे हमें एक गहरा मीनिंग, इसके अंडरलाइन प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो है, क्या प्रोसेस है, कैसे स्टिचिंग टाइम सेव 9 है, इसको बताने की कोशिश की, क्लैरिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, और जब हम जो है वो क्लैरिफिकेशन की बात करते हैं, क्लैरिफिकेशन की डेफिनेशन ये है, एक ऐसा काम, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें मैं सिचुएशन को कम कंफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक्शन, द एक्शन ऑफ मेकिंग द स्टेटमेंट द सिचुएशन लेस कंफ्यूज, इसमें मैं ज्यादा कम्प्रीहेंसिबल बेस में चीजों को बताने की कोशिश करता हूँ। उर्दू में हम इसे वजाहत कहते हैं। ठीक है, इसमें उसने क्लैरिफाई यानी वजाहत देने की कोशिश की। फाइन, उसने बताया कि इस लाइन के इनर मीनिंग क्या है, वो हमारे पास क्लैरिफाई उसने करने की कोशिश की। ठीक है, इसमें उसने यस जो सर सब्जेक्ट मैटर था उसको उठाया, उसको ब्रेक डाउन किया, और उसने जो है वो उसके बारे में लेके चले चीजें जो है वो। तो जहां पे हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं ताकि हमारा टॉपिक सेंटेंस जो है वो समझ में आ सके, तो क्या ये एक एक्सप्लेनेशन होगा, ये हमारे पास पॉइंट एक्सप्लेनेशन वाला क्लियर हो चुका है, ताकि हम यस एग्जाम्पल पे सर चलें। यस सर क्या एग्जाम्पल हमारे पास तब इस्तेमाल होगी जहां पे हम क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे। ठीक है, ये क्लियर है, क्लैरिफिकेशन नहीं देंगे, वहां पे हम डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। अब ये जरा नोट कर लीजिएगा, वहां पे वजाहत नहीं है। मैं एग्जांपल वाला जो है वो पॉइंट आपके सामने शेयर कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। और ये आ गया जी, एग्जांपल वाला नीचे आ गया, चलो ये चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे किसी भी पॉइंट के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं देनी है। पहले में उसने बताया कि किस तरह से जो है वो स्टिचिंग टाइम सेव 9 है, उसने उसको बताने की कोशिश की। यहाँ पे उसने जो है वो आपको क्लैरिफाई नहीं कर रहा, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है। अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो क्या होती है, क्लैरिफिकेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, वो वजाहत कर रहा था। डिमॉन्स्ट्रेशन में वो सिर्फ दिखाएगा, आपको डेमो देगा, एक में वो वजाहत देगा, एक में डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। अब मैं और सादा लफ्जों में अगर डिमॉन्स्ट्रेट को बताऊं, तो वो एक प्रैक्टिकल एग्जीबिशन है कि कोई काम कैसे हुआ। अगर मुझे कोई चीज बताना है, कोई काम कुछ चीज कैसे हुआ, वो डिमॉन्स्ट्रेशन। ठीक है, इसमें वो डिमॉन्स्ट्रेशन बता रहा है आपको, 6:30 बता रहा है, मैं इतने बजे उठी, इतने बजे गई, कार के डोर से जो है वो मेरे टाइट्स फट गए, देख रहे हो। उसमें उसने आपको कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं की, उसने वजाहत देने की कोशिश की। कोई भी आइडिया, कोई भी कॉन्सेप्ट जब आप अपने रीडर को एग्जाम्पल से दिखाने की कोशिश करते हो, वो हमारे पास जो होता है वो एग्जाम्पल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी भी क्लियर हुआ, या हम इसकी कोई और सादा एग्जाम्पल जो है वो ले सकें और उसको एक्सप्लेन कर सकें। सर बहुत हद तक हो गया चले, हम इसे मजीद हद तक करते हैं जब तक कि आपको क्लियर हो नहीं जाता। ठीक है, हम और तरीके से इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चले, एक और जो है वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सिद्ध इमेजिन कीजिए कि आपको मुझे समझाना है कि स्माइल का मीनिंग क्या है। ठीक है, या किसी बच्चे को समझाना है कि स्माइल का मीनिंग क्या है। अब आप क्या करोगे, उसे बताओगे बल्कि स्माइल से थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, मेटाफर ले लेते हैं, चलिए सिमिली ले लेते हैं। ठीक है, चलो चूंकि हमने आगे चल के एक्सप्लेनेशन की भी बात करनी है, हमने सिमली लिया। अब आप उसे बताओगे कि सिमली क्या होती है। सिमली आपको पता है कि जिसमें दो चीजों को इकट्ठा रखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ कि नई स्माइल इज एज ब्राइट एज द सन। ठीक है, जिसमें एज ब्राइट एज द सन था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं उससे एक जो है वो पर्टिकुलर चीज को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नईम की मुस्कुराहट ऐसे है जैसे कि सूरज की तरह की है। ठीक है, मेरा बेटा चांद की तरह का है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ, जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया एक कॉन्सेप्ट को किया, लेकिन मकसद ये था कि मैं उसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूं। एक्सप्लेनेशन में दूसरी तरफ हमने क्या किया कि हम यहाँ पे उसको सिर्फ वाजिया करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है हम उसे बताएंगे कि देखो जी, सिमली जो है वो एक लिटरेरी डिवाइस होती है
ये लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल होती है, ये सिमिलरिटीज के लिए जो है वो हम यूज करते हैं। एक में मैं उसे सिर्फ दिखा रहा हूँ कि नईम की जो स्माइल है वो सूरज की तरह की है, मेरा बेटा चांद की तरह है। एक्सप्लेनेशन में मैं उसे ये बता रहा हूँ कि ये सिमली होती क्या है, ठीक है, सिमली होती क्या है, इसको हम करते क्या है। एक्सप्लेनेशन में मैं सर क्या चीज? वजाहत दूंगा, तो उसको जो अकली वजह है वो बताने की कोशिश करूंगा, जबकि एग्जाम्पल्स के अंदर मैं डिमॉन्स्ट्रेट जो है वो करने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, इसको क्या ऐसे हम कह सकते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब ये है कि आप जो है वो तशबीह दे रहे हैं इस्माइल को इससे, मतलब इस तरीके से रिलेट करके चीजों को बता रहे हैं। एग्जैक्टली हम ये कह सकते हैं। आप इसको जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ से भी जो है वो एग्जाम्पल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल की मिसाल लीजिए, आप अपने किसी दोस्त से जो है वो बात करें, उसे आप समझाना चाहते हो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है। आप उसे ये कहना चाहते हो कि देखो यार, मल्टीटास्किंग का मतलब ये है जब दो या दो से ज्यादा काम तुम एक ही वक्त में करोगे। मिसाल के तौर पर तुम मोबाइल फोन पे बात भी कर रहे हो, तुम टीवी भी देख रहे हो, ठीक है। अब ये आप क्या कर रहे हो, जी। आप उसे एग्जाम्पल दे रहे हो, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, ठीक है। ये बड़े मैं लो लेवल पे आके समझा रहा हूँ अभी जो है ना, लेकिन ये एग्जाम्पल हम सीएसएस सीएमएस में ऐसी एग्जाम्पल भी लिखेंगे। दूसरे नंबर पे अगर मुझे जी सर। एक्सप्लेन करना है मल्टीटास्किंग को, तो मैं कहूँगा देखो मल्टीटास्किंग बिहेवियर का नाम है, जब बंदा मल्टीपल टास्क को इकट्ठा मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। इसमें जो जो बंदा कर रहा होता है उसकी अटेंशन फोकस जो है वो दो तरफ बढ़ जाती है। देख रहे हो, एक में मैं वजाहत दे रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन है क्या, मल्टीटास्किंग है क्या। दूसरे में मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसे कि देखो तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो, तुम साथ में क्लास भी अटेंड कर रहे हो। एक में मैं दिखा रहा हूँ, पिक्चर उसको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे इसने हमारे सामने ये किया कि फर्स्ट एड जो है डिजास्टर हो सकती है, ठीक है। जब दूसरे में जो है वो हम बात करेंगे तो उसके अंदर हमने उसको वजाहत किया कि मल्टीटास्किंग इज अ बिहेवियर वेयर अ पर्सन हैंडल्स मल्टीपल टास्क, ठीक है। तो हम ओ, इस चीज का नाम जो है वो हमारे पास होगा। सो ये हमारे पास, क्या मैं समझा पाया, और मैं कुछ मजीद एग्जांपल्स आपको दे सकूँ मजीद शेयर करने के लिए। सर बस एक लास्ट क्वेश्चन है। क्या अच्छा ये जो एग्जाम्पल इसमें ऐसे में गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल करके इन्होंने कहा है और फिर आगे पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो हम क्या इसको मतलब खुद से भी जनरेट कर सकते हैं जब ऐसे लिख रहे हो तो? जैसे अब सपोज हमें अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए अगर हम पैराग्राफ के अंदर कोई इस तरह की एग्जाम्पल खुद से जनरेट करें, अगर उसका कुछ जहन में ना रहो करंट या पाक अफेयर के हवाले से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये तब तक हो नहीं सकेगी जब तक आपने अच्छी किताबें ना पढ़ी हो, जब तक आप जो है वो आर्डियंस रीडर ना हो, ठीक है। जब तक ओके। आपने जो है ओके वो सर। मल्टीपल बुक्स ना पढ़ी हो, जैसे मैडम निश्वा जो है वो किताबें पढ़ती रहती हैं, और जैसे आपने इनकी तरह जो है वो किताबों को खत्म ना किया हो, मैं मानूर पढ़ती रहती है, इंस्टा पढ़ती है, नईम पढ़ते हैं, आमिर साहब पढ़ते हैं, ये बड़े सीनियर लोग हैं आपके ग्रुप के अंदर जो है ना। इनसे आप चाहें तो, ये नईम साहब तो चलती फिरती लाइब्रेरी है, आप इनसे मालूमात ले सकते हैं, तो इनसे गाइडेंस दी जा सकती है। ये आमिर साहब आपको गाइड कर सकते हैं। ये लोग वो हैं जो एक एक रात में किताबें खत्म कर देते हैं, मानूर साहबा हैं, तो एज टू आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको ठीक। जो है वो जरूर जो है वो ले सकते हैं हम, ठीक है। ओके थैंक यू सर। You're welcome. You're welcome. Any other questions? नो सर। अच्छा, क्लियर। you're welcome. अच्छा जी, नईम साहब जो है वो, इनका एक क्वेश्चन है। नईम साहब कहते हैं जी, ओके, डिटेल्स के लिए भी स्पेंड कर देते हैं, चलें जी डिटेल्स को भी बता देते हैं। नहीं सब माइक आपका भी ओपन कर लें, या फिर आप चले चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि हम जो है वो क्या करते हैं। डिटेल्स में तो हम सिंपल डिटेल्स दे रहे होते हैं ना, जैसे उसमें मल्टीपल चीजों को जो है वो डिटेल दिया, ठीक है। डिटेल्स के अंदर तो हमने मल्टीपल चीजों को, जिसमें मल्टीपल आइटम्स को हमने कुछ किया, तो उसमें तो हमने ये बताया, ये बताना, एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल से तो वो बिल्कुल हटके है यार। ये तो नहीं ऐसे ही है जिसमें वो बता रहा है एयर कंडीशन है, लार्ज है, अलाउन है, तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो पूछे जरा, मैं समझ नहीं पाया सर, इधर स्टोर है। मैं क्वेश्चन आपका डिटेल्स में तो वो हम सेपरेटली बताएंगे ना, एक्सप्लेनेशन में तो हमारे पास था कि वो वजाहत थी और एक में डिमॉन्स्ट्रेट था, तो यहाँ पे हमने तो चीजें जो भी हैं उनके बारे में बतानी। कौन सा किस किस ऐसे में यूज होगा ये तो हमारा कल का टॉपिक है, ठीक है। मैं जो समझ पा रहा हूँ आप शायद उसमें पूछना चाह रहे हैं, डिटेल्स किस ऐसे में यूज करेंगे, एक्सप्लेनेशन किस तरह के टॉपिक्स में करेंगे, वो तो हम कल देखेंगे। एक पेपर चाहिए तो उसको उठाएंगे और देखेंगे उसके लिए डिटेल्स यूज करनी है, एक्सप्लेनेशन करनी है, और वो जो है वो करेंगे, ठीक है। उसको हम कल देखेंगे। सर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि किस तरह कैसे में, वेरी गुड, ये देखें अभी मैंने इसका आंसर किया कि हम इस पर कल बात करेंगे और इसके ऊपर ठीक ठाक प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा मुगल साहिबा, अच्छा ये वैसे मुगल टाइम छोटा क्यों है?
जरा इसको देख सकिएगा, मुझे लगता है ये बड़ा होता है वैसे, अगर आप इसे बड़ा कर सकें तो ये बड़ा आसान हो जाएगा। पंक्चुएशन वाले जो हैं वो दे विल एंजॉय। अच्छा जी, अब हम सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3 जो है, अच्छा किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, आई लव क्वेश्चंस बाय द वे, ठीक है, एंड लाइक खुले दिल पूछा करें, और आई विल डेफिनेटली ट्राई कि जब तक समझ ना आ जाए तो हम उसे एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, चलें जी, अब हम चलते हैं जी, हमारे पास सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में हमारे पास जो है वो कुछ वर्ड्स हमने अपनी वोकैबुलरी में ऐड करने हैं, और एक छोटा सा चैलेंज हमने अपने माइंड को देना है कि ये वर्ड अभी के अभी हमने जो है वो मेमोराइज करना है, ठीक है। अच्छा, डिटेल्स में तो मैं बता चुका हूँ। डिटेल्स का मतलब ही वो है जब हम मल्टीपल चीजों की डिटेल्स बता रहे हैं, लाइक ठीक है, मेरे जिम में जो है वो ये भी है, मेरे जिम में आओगे एसी भी लगा हुआ है, मेरे जिम के अंदर आओ वहां पे आपको ट्रेनर भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, ये मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन में मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, वजाहत करूंगा। मिसाल के तौर पर आपने मुझसे पूछा कि जूम क्लासेस क्या है, तो मैं बताऊंगा जूम क्लासेस ऐसी क्लासेस हैं जो जूम एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर होती है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो चाइना ने बनाया, ये जिस भी कंट्री ने बनाया, इसका सीईओ ये है, इसके अंदर ये फीचर्स होते हैं, तो वो मैं वजाहत कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। और जिस तरह से आपका कोई दोस्त है, जिस तरह से आपका कोई दोस्त है, वो फॉर एग्जांपल आपसे ये कहता है कि जनाब मुझे ये बताएं मल्टीटास्किंग की, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, मल्टीटास्किंग की एग्जांपल मैं दे रहा था। अच्छा, ये जो प्राइवेट में मैसेज आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस एज वेल। तो हो सके तो इन्हें पब्लिक कर दें अगर आप समझते हैं कि मुझे इसको आंसर भी करना चाहिए। अच्छा जी, तो मल्टीटास्किंग कर रहा है वो, आपसे बात भी कर रहा है, साथ साथ वो टेलीविजन भी देख रहा है, ठीक है। तो अब वो आप उससे पूछते हो कि भाई मल्टीटास्किंग क्या है, अगर तो वो बंदा पकड़ के एक्सप्लेन करने बैठ जाता है कि मल्टीटास्किंग जो है वो इस चीज का नाम है जब एक ही वक्त में आप दो काम करते हो, ठीक है। वो आपको बताता है कि मल्टीटास्किंग में आप एक वक्त में आपकी फोकस यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी, तो वो एग्जाम्पल कोई नहीं देता है, वो बस उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी वजाहत अपने काम की कर रहा है, ठीक है। वो हमारे पास अच्छा होता है एक्सप्लेनेशन। डिटेल्स में तो हम मल्टीपल चीजें जो है वो बता सकते हैं ना, कि मेरे पास जो है वो मेरे फॉर एग्जांपल एक दोस्त मेरे घर में आता है, तो उसको मैं बता रहा होता हूँ कि ये मेरी लाइब्रेरी है, देखो यहाँ पे जो है वो हमारे पास, मेरे पास चौसर भी है, मेरे पास जो है वो नॉम चॉम्स्की की भी किताबें हैं, मेरे पास जो है वो यहाँ पे पढ़ने के लिए एक अच्छा लैंप भी मौजूद है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो ये है, तो आई एम श्योर कि मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की और ये हो गया। अगर नहीं हुआ तो हम ये काम बाकियों का करवा के तो बाद में फिर आपसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, क्वेश्चन पुट कर लीजिएगा, ताकि जो फिर जाना चाहें, लीड करना चाहें, वो जिनको ऑलरेडी आंसर मिल चुका है वो हमारी वजह से बाउंड ना हो। अच्छा जी, पहला वर्ड हमारे पास है, वो है हमारे पास सर्क्यूचियस। सर्क्यूचियस है वो, CIRTUITOUS, सर्क्यूचियस। अच्छा, did I answer your question? I'm waiting. If I did not, I will definitely try to answer the question once we are done with this portion, with the vocabulary portion. I'm waiting, जरूर इसे बताइएगा। अच्छा जी, आपने सर्क्यूचियस जो है ये हमारे पास वर्ड है, CUTE तो आपने सुना होगा, CUIT वाला क्यूट आपने नहीं सुना होगा, तो ये वो वाला क्यूट है, सर्क्यूचियस। सर्क्यूटियस का मतलब क्या होता है? राउंड अबाउट। आपने जो है वो लाहौर जाना है, तो एक सही रास्ता नहीं आप ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो? राउंड अबाउट ले रहे हो, नॉट अ डायरेक्ट पाथ। हम इसे एंड पे डिस्कस करते हैं, नॉट अ डायरेक्ट पाथ जो है वो, ठीक है। ये हमारे पास होगा सर्क्यूटियस, ठीक है, सर्क्यूटियस है वो। हम जिस तरह से मैंने बताया कि आप कहीं से लाहौर जा रहे हो, कहीं किसी सिटी में जा रहे हो, तो वो सर्क्यूटियस का मतलब है कि वो एक पर्सन जो डायरेक्ट रूट को फॉलो नहीं कर रहा। अब अगर ये वर्ड याद हो गया तो चैट बॉक्स में आप इसे रिवाइज करोगे, दोबारा लिखोगे सर्क्यूटियस, सर्क्यूटियस। जिसको याद हो गया जुबान नहीं लिखना है, ऊपर से देख के नहीं लिखना, चीटिंग नहीं करनी। सर्क्यूटियस, सर्क्यूटियस, एक्सेंट, सर्क्यूटियस। ओके जी, इसको याद कर लिया, एक्सेंट। अब हमारे पास है circumlocution, circumlocution, CIR, sir, CUM, come, low, CUTION, circumlocution, circumlocution,
अच्छा जी, वर्ड बड़ा मजे का है, सर्क्यूशियस है, सर कम लोक्यूशन जो है, सर आ जाए लोक्यूशन जो है, इसका मतलब ये होता है एक इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, एक इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल जो है, कोई बंदा जो है वो बात कर रहा है, लेकिन वो बात करना चाहता है, वो इवेसिव लैंग्वेज को यूज करता है। आप उससे पूछ रहे हो कि तुमने चोरी की है, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने तो नहीं की। आप कह सकते हैं अली सर्क्यूमुलेशन लेफ्ट एवरीवन इन द रूम फ्रॉथ। ठीक है, योर सर्क्यूमुलेशन फ्रॉथ मी, आई एम अमेज्ड एट योर सर्क्यूमुलेशन। ठीक है, अभी दोनों वर्ड लिखोगे, सर्क्यूटियस, सरकम्युनिकेशन, अभी दोनों वर्ड लिखोगे। एक का मतलब हमारे पास क्या है, सर्कट से है, याद रहेगा, एक डायरेक्ट पाथ नहीं है, राउंड अबाउट है। ठीक है, दूसरा सर्क्यूमुलेशन है, इवेसिव है, जिसमें आप बचने की कोशिश करते हो। एक्सलेंट, एक्सलेंट। द साइलेंट बडीज, दे आर रिक्वेस्टेड कि वो यहाँ पे जरूर लिखें, जरूर टाइप करें। अच्छा, ग्रेट हो गया। अब हम यहाँ से थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। अब हम अपनी वोकेबलरी में दो वर्ड सर्क्यूटियस, सर्कमलोक्यूशन को याद हमने कर लिया, लेकिन अब भूल जाओगे अगर इसे यूज नहीं करोगे ना। अब हम तीसरा जो है वो करते हैं सर, इसी सर, सी यू एम, कम, SCRIBE, सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है, डिफाइन करना। ठीक है, टू रिस्ट्रिक्ट करना, किसी पर्टिकुलर जगह पे खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लेना। जैसे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सर्कमस्क्राइब करता है, वो कहता है कि यहाँ से बाहर नहीं निकलता, और लेकिन हमने उसको भी जो है वो सर्कमस्क्राइब कर दिया। ठीक है, जैसे कुछ लोगों ने अपने घरों की गेट जो है वो वायर लगाई होती है ना, वो सर्कम स्क्राइब कर देती है कि यहाँ से आगे आप लोगों ने नहीं जाना। ठीक है, सो इन तीनों को लिखेंगे। ग्रेट, बाकी लोग जो हैं, ग्रेट हो गया। तो हमारे पास सर्क्यूटियस, सर्कमलोक्यूशन और सर्कमस्क्राइब जो है वो हमारे पास आ गया। नंबर 4 पे हम जो है वो देखते हैं, वो है जी सर वहीं पे रहेगा, CUM कम भी वहीं पे रहेगा, और SCECT ये हमारे पास है सर्कमस्टेप। सर्कमस्टेप का क्या मतलब होता है, कॉशियस, जब आप मुहतात हो जाते हो। ठीक है, मुहतात हो जाते हो, तो ये हमारे पास जो है वो सर्कमस्पेक्ट जो है वो, तो हमारे पास जो है वो कॉशियस है, CAUTIOUS जो है वो हमारे पास कॉशियस। इसके भी लिखेंगे तीनों के। अब फोर्थ के फोर लिखोगे, फोर्थ के फोर जो है वो लिखेंगे। वेट हो गया जी, बाकी लोग जो हैं चारों के चारों लिखने हैं जी आपने। ओके जी, तो हम यहाँ से अब मजीद आगे चलते हैं और अपना आखिरी वर्ड लेते हैं आज का, जो हमारे पास होगा जी सर्कमवेंट। सर, CUMVENT, सर्कमवेंट। सर्कमवेंट का क्या मतलब होता है,
तो इसका मतलब ये होता है कि किसी को फ्रस्ट्रेट कर देना, ठीक है, फ्रस्ट्रेट कर देना, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है किस तरह से फ्रस्ट्रेट करना, इस तरह से फ्रस्ट्रेट करना कि उसको आपने जो है वो घेर लिया। सरकमवेंट जो है वो हमारे पास है, फ्रस्ट्रेट कर देना, उसको घेरने से जो है मिसाल के तौर पर जब जो है वो कुछ बच्चे जो है वो स्कूल में जाते हैं तो उनकी रैगिंग होना शुरू हो जाती है, तो दर हकीकत उनको सरकमवेंट कर लिया जाता है। जैसे उससे बॉस की मीटिंग चल रही होती है, किसी बंदे को जो है वो खड़ा कर लेते हैं, हाँ जी आप बताएं इसकी रिपोर्ट क्या है, तो आप दर हकीकत सरकमवेंट में आ चुके होते हैं। तो फ्रस्ट्रेट एज दो बाय सराउंडिंग जो है वो, ठीक है, ये हमारे पास सरकमवेंट होता है, ठीक है, सरकमवेंट जो है वो, तो ये सरकमवेंट होगा। सरकमवेंट जो है वो किसी को जो है वो फ्रस्ट्रेट कर देना। 500 के 500 जो है वो लिखेंगे, फिर सरकमवेंट जो है वो हम लिखेंगे। सरकमवेंट ब्रिज। अच्छा, और इसी सरकमवेंट का मतलब ना हमारे पास होता है जब हम किसी को आउटविट कर देते हैं, किसी को जो है वो चालाकी के साथ जो है वो उस सिचुएशन से बाहर भी निकल आते हैं जिसने हमें सरकमवेंट किया होता है, कि उसमें किसी ने हमें घेरा हुआ है, वो फ्रस्ट्रेट कर रहा है और आप जो है वो आउटविट कर जाते हो उसको, ठीक है, आउटविट कर जाते हो। हम जिस तरह से कहें आर होप्स फॉर एन अर्ली एंड ऑफ द मीटिंग वर सर्कमवेंटेड बाय द चेयरपर्सन रिफ्यूजल टू डील विद द आइटम्स ऑन द एजेंडा। तो ये हमारे पास जो है वो 5 वर्ड्स हैं। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है, वरना एक आखिरी क्वेश्चन था, इनका क्वेश्चन था अक्सा मुगल साहिबा का। अगर माइक प्लीज अपना ओपन कर लीजिएगा ताकि मैं चीजें एक्सप्लेन करके तो फिर कोई क्वेश्चन हो तो आपसे पूछ सकूँ। माइक ओपन कर लीजिएगा अपना अक्सा मुगल साहिबा। अभी कोई और किसी का क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, वरना आप चाहें तो लीव कर सकते हैं, जिनको क्वेश्चन का आंसर सुनने में दिलचस्पी नहीं हो बताएं तो वो जा सकते हैं। मैं बस इनके क्वेश्चन का आंसर करूंगा और फिर चलेगा। अब माइक ओपन करना होगा आपको, वरना मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आपको मैं समझा पाया या नहीं पाया। ठीक है, कैसे हैं आप? अच्छा, फाइन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एम आई ऑडिबल? जी जी, इसलिए मैंने आपके सलाम का जवाब दिया। आप बिल्कुल ऑडिबल हैं, आप बिल्कुल इजी हैं। अच्छा, अब हम आपके क्वेश्चन का, अगर आप इजाजत दें तो आंसर दें। अच्छा, आपका क्वेश्चन जो मैं समझ पाया हूँ वो है डिटेल पैराग्राफ में क्या फर्क है, एक्सप्लेनेशन में क्या फर्क है, एग्जाम्पल में क्या फर्क है, इज इट सो? यस सर, यही क्वेश्चन था मेरा। चलिए हम इसे वन बाय वन करके समझते हैं। देखिए, अच्छा, डिटेल जो है ना, नाम से पता चलता है कि जिसमें हमने कंप्रीहेंसिव डिटेल्स देनी है। अब मैंने जब डिटेल की बात की, इसका मतलब है ज्यादा इंफॉर्मेशन दी मैंने। जैसे हमने ना अपनी किताब के अंदर देखा कि ये वाला हमारे पास जो पैसेज है जो अभी हमारे सामने है, इसमें वो क्या कर रहे हैं, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं। फैक्ट क्या होता है? फैक्ट हमारे पास ये होता है कि 2 + 2 = 4। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान के जो है वो इस वक्त सदर जो है वो आरिफ अलवी है। ये फैक्ट है जिन्हें जुटलाया नहीं जा सकता, ठीक है, जो वहां पे मौजूद हैं चीजें सारी की सारी, क्लियर। अब यहाँ पे हम जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो हमने वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर करना होता है, ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स को, जिसमें हमारे पास यहाँ पे ये मल्टीपल एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर कर रहा है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि हमें जो है वो एक टॉपिक है कॉफी का टॉपिक, ठीक है, कॉफी या चाय का जो है, हमने उसके ऊपर जो है वो डिटेल्स देनी है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया आपको? अच्छा अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? ओके, ग्रेट। अच्छा, हम जो है वो जब कॉफी पे बात करेंगे तो मैं ये बताऊंगा कि कॉफी जो है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। अब मैं एग्जांपल्स नहीं दूंगा, मैं डिटेल दूंगा। मैं बताऊंगा कि ये जो कॉफी है रोस्टेड बीन से बनती है। मैं ये बताऊंगा कि इससे जो है वो इथियोपिया से ये यूज होना शुरू हुई। मैं बताऊंगा कि इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स पे बात नहीं करूंगा, मैं एक्सप्लेनेशन पे बात नहीं करूंगा, मैं उसको जो है वो वेरियस टाइप्स के ऊपर जो है वो बता रहा हूँ, ठीक है।
उसकी जो है वो वेरियस टाइप्स पे और उनकी डिटेल्स को बता रहा हूँ। इसमें मैंने मल्टीपल एस्पेक्ट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की, वो हमारे पास डिटेल होगा, ठीक है, वो डिटेल है। और एग्जाम्पल मैंने जिस तरह से पहले बताया, एग्जाम्पल के अंदर जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर, सॉरी उसको हम जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं, और एक्सप्लेनेशन में उसको जो है वो हम एक्सप्लेन क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम कल जो है वो मजीद लेक्चर्स को देखते हैं और देखेंगे जब कि कौन कौन से ऐसे में कौन कौन से वाले इस्तेमाल होते हैं, तब आई एम श्योर कि जो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है वो भी आपकी क्लियर होगा, ठीक है। डिटेल में हम तमाम चीजों की डिटेल प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये जिम के बारे में हमें वो बता रहे हैं, जिम के अंदर क्या क्या है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स वाली में क्या करता है, वो आपको दिखाने की बिल्कुल कोशिश करता है, और जब जो है वो हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो उसमें वो वजाहत से बताता है, ठीक है। कल जब हम इनको प्रैक्टिकल करेंगे आई एम श्योर कि मजीद क्लियर हो जाए। आंसर योर क्वेश्चन। अच्छा, सर मतलब मीनवाइल जी जैसे जब डिटेल्ड जी जी पैराग्राफ जी जो होगा उसमें हम अपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह और डेट मतलब जितना करंट अफेयर से रिलेटेड डेटा होगा हम वो उसमें पुट करेंगे डिटेल पैराग्राफ में। ये अभी हमारा क्वेश्चन नहीं है, अभी हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि डिटेल पैराग्राफ पूछा क्या है, तो उसके अंदर हम डिटेल देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, फैक्ट देते हैं। कौन से वाली देते हैं ये तो कल की क्लास की बात है ना, वो तो कल हमने डिस्कस करना है कि कौन कौन सा हम जो है डाटा पुट करेंगे। अभी तो सिर्फ तीनों में फर्क क्या है और तीनों पैराग्राफ होते क्या है, अभी तो हमें सिर्फ ये समझना है। इनके अंदर पुट क्या क्या करेंगे, डाटा क्या क्या होगा, करंट अफेयर होगा, वो क्या होगा, वो तो हम कल बात करें। अभी तीनों पैराग्राफ तीन तरह के हैं और ये मुख्तलिफ हैं, ये समझना हमारा काम है, क्योंकि यहाँ तक समझ में आ चुका है। मीनवाइल जी बाकी जो है वो अपना एक आपने जो है वो इंट्रोडक्शन जो है सॉरी पैराग्राफ सबमिट करवाना है, ईवीएम, और आपने वोकैबुलरी जो है जो मैंने पढ़ाई है 5 वर्ड में सबमिट करवाना है। और एडक्स थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजमेंट। मजीद हम जो है वो जब कल इसको पढ़ा चुके होंगे तब आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर लूंगा, अगर कोई और कंफ्यूजन हुई तो हम उससे ध्यान से कर पाएंगे। Thank you so much everyone for staying till the end. Take care of yourself. Hope to see all of you inshallah tomorrow. Till then, take care.